कहाँ तक किया था हमने? ले लो सांस, कोई बात नहीं। मैंने कुछ डेटा भेजा था आपको, पढ़ा था आपने? अच्छा, हाँ पूछ सकते हो, अगर क्या बता मैं आंसर देने की। हाँ हाँ, अच्छा कल बताता हूँ, मुझे पता है लेकिन थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि अभी मैं कल ज्योग्राफी रिवाइज करने वाला हूँ। हाँ हाँ हाँ, कल बताता हूँ आपको, कल क्लियर करूँगा, ठीक है। तो कहाँ पे थे हम, कहाँ पे छोड़ा था हमने? नेहरूज फॉरेन पॉलिसी। एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री 1947 में इंडिपेंडेंट हुई है, आपको क्या लगता है क्या होनी चाहिए हमारी फॉरेन पॉलिसी उस टाइम पे? सबसे पहले तो वर्ल्ड पीस। कोई वॉर हो जाएगी तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं अभी? तो वर्ल्ड पीस सबसे पहला पॉइंट है नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी का। तो कहीं ना कहीं चाहते थे कि वॉर्स का इरा ख़त्म होना चाहिए, और उस टाइम पे सिचुएशन आप ऑलरेडी नोटिस कर सकते हो, यूएसए वर्सेस यूएसएसआर, दो कंट्रीज़ का अलग अलग ब्लॉक बन चुका है। ये कैपिटलिस्ट ब्लॉक है और ये कम्युनिस्ट ब्लॉक है। इन्होंने कंट्रीज़ को एक मिलिट्री अरेंजमेंट में फिक्स कर लिया जो है नाटो। क्या है नाटो? नाटो एक मिलिट्री सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। जो भी कंट्री नाटो ज्वाइन करेगी उसको ये सिक्योरिटी मिलेगी कि अगर आप पे कोई अटैक करता है तो हम सभी मिलके आपको बचाएंगे, ठीक है। और इसी लाइन पे वॉर्सो पैक्ट साइन करवाया यूएसएसआर ने। इसने भी कुछ कंट्रीज़ को ऐड किया कि अगर आप पे कोई अटैक करेगा और हम आपको बचाएंगे, ठीक है। तो क्या क्या चल रहा है, यूएसए और यूएसएसआर अपने अपने ग्रुप को बढ़ा रहे हैं। एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री इंडिया जैसी जो अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन करना चाहती है, मान लो अगर किसी भी ग्रुप में चलेगी तो इंडिपेंडेंस कैसे रहेगी? फिर जो यूएस डिसाइड करेगा वो इस ब्लॉक को करना पड़ेगा, जो यूएसएसआर डिसाइड करेगा वो इस ब्लॉक को करना पड़ेगा। आपकी इंडिपेंडेंस इनडायरेक्टली खत्म होगी। वो आप पे रूल तो नहीं कर रहे डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली तो उन्हीं की चल रही है। तो क्या फ़ायदा आपको इतनी वो फ्रीडम स्ट्रगल करने का और फिर आज़ादी लेने का? तो वर्ल्ड पीस नेहरू जी काफ़ी अच्छे से प्रमोट करते थे। सेकंड, हाँ, एंटी कलोनियलिज्म। क्यों? क्या है एंटी कलोनियलिज्म? कलोनियलिज्म के अगेंस्ट खड़े होना, ठीक है। और कलोनियलिज्म क्या है? एक कंट्री दूसरी कंट्री को अपना गुलाम बनाएगी, कलोनी बनाएगी, ठीक है। तो हम ऑलरेडी कलोनियलिज्म के शिकार थे, हम उन्हीं से तो इंडिपेंडेंट हुए हैं। तो हम चाहते हैं अब जितनी भी कंट्रीज़ कलोनीज हैं उनको भी इंडिपेंडेंस मिले। इनडायरेक्टली अफ्रीका और एशिया ऑलमोस्ट कलोनीज था। आइदर यूएसए की, यूएस की तो नहीं, ब्रिटेन की, फ्रांस की, डच की, ठीक है। और फिलीपींस था यूएस की। फिलीपीन इज़ द ओनली कंट्री हु इज़ अ कॉलोनी ऑफ ए कॉलोनी। यूएस से पहले ब्रिटेन की कॉलोनी था और फिर उसने कॉलोनी बनाया फिलीपींस को,
ठीक है। फिलीपींस रिसेंटली न्यूज़ में था, पढ़ा न्यूज़पेपर, 9 डैश लाइन। मैं नुगानो काराबाग कब से पूछ रहा था, वो क्या था, वो यही तो था। हाँ ठीक है। अभी क्या हुआ रिसेंटली, साउथ चाइना सी पता है ना? हाँ, ये चाइना के और इसके ऊपर वाला एरिया, इंडोनेशिया के ऊपर वाला एरिया और चाइना के नीचे वाला एरिया, ठीक है, साउथ चाइना सी। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट एक्चुअली क्या होता है, एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है एक। पढ़ा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में? नहीं पढ़ा होगा। तो एक्चुअल में क्या होता है, जहाँ पे मान लो ये इंडिया का बॉर्डर है, तो इधर से कुछ एरिया जो होगा वो इंडिया का होगा, मैरीटाइम एरिया। यहाँ पे इंडिया चीज़ें फिशिंग वगैरह कर सकता है या फिर मिनरल्स वगैरह का एक्सप्लोरेशन कर सकता है। तो साउथ चाइना सी में एरिया उस टाइम वहाँ पे काफ़ी कंट्रीज़ हैं आसपास। कौन कौन सी है? वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। अब ये एरिया मिलना चाहिए सबको थोड़ा थोड़ा। अब चाइना क्या करता है, साउथ चाइना सी में एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना देता है, ठीक है। और आर्टिफिशियल आइलैंड से क्या होगा, इसका ये वाला एरिया बढ़ जाएगा। मान लो कि 270 नॉटिकल माइल इसकी लिमिट है लैंड से, ठीक है। अगर चाइना की पहले बाउंड्री ये थी तो यहाँ से 270 यहाँ तक आता है ना। अब इसने ये एरिया अपना बना लिया, अब इसका 270 यहाँ तक आएगा। तो इनडायरेक्टली चाइना ने क्या किया है, साउथ चाइना सी में पूरा कब्जा कर लिया हुआ है, ठीक है। और उसकी वजह से ये सभी कंट्रीज़ उसके साथ डिस्प्यूटेड आ गई हैं कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहाँ गया। तो कुछ ऐसे आइलैंड है जो भी डिस्प्यूटेड है। तो स्कारबोरो शोल है मेनली फिलीपींस के साथ। तो अभी जो रिसेंट न्यूज़ थी उसमें ये था, स्कारबोरो शोल, वहाँ पे चाइना ने कोई फ्लीट एक लगा के रखा था। फ्लीट इन द सेंस कुछ प्लेटफॉर्म बना लिया था और वहाँ पे वो तैर रहा है। तो जाते हैं फिलीपींस के नेवी के लोग और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। चाइना बहुत गुस्सा होता है और अगले ही दिन न्यूज़ आती है कि यूएस और फिलीपींस मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाले हैं। समझ रहे हो पूरा सिनेरियो क्या है? फिलीपींस जैसी कंट्री क्यों अकेले पंगा लेगी चाइना से? यूएस की बैकिंग है उसको, और यूएस चाहता है कि दोनों कम्युनिस्ट कंट्रीज़ को कहीं ना कहीं उलझा के रखे। रशिया ऑलरेडी यूक्रेन में उलझा हुआ है, चाइना अगर यहाँ पे उलझ जाएगा तो कोई भी फुल स्केल वॉर होगी तो दोनों एक दूसरे की हेल्प नहीं कर पाएंगे, ठीक है। छोड़ो उसको, अपने टॉपिक पे आते हैं हम। वर्ल्ड पीस और एंटी कलोनियलिज्म। अभी इंडिया तो आज़ाद हो गया है, लेकिन अभी भी वर्ल्ड में काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो आज़ाद नहीं हुई। फॉर एग्जांपल अफ्रीका की जितनी ऑलमोस्ट कंट्रीज़ हैं वो इस टाइम तक आज़ाद नहीं हुई थी। उनको आज़ादी 1950s और 1960s में मिली है। और मेजरली कॉलोनीज थी डच की, ब्रिटेन की और फ्रेंच की, ठीक है। तो इंडिया का एक मेजर रोल रहा कि इनको आज़ादी मिलनी चाहिए। इंडिया ने पूरे यूएन में या जो भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म था वहाँ पे इस चीज़ को काफ़ी उठाया कि आपको अपनी कॉलोनीज़ को छोड़ देना चाहिए। इन लोगों का भी हक है सेल्फ रूल करने का। आप अपनी अथॉरिटी खो चुके हैं। और ऑलरेडी हमने डिस्कस किया वो अटलांटिक चार्टर, जिससे यूएस भी चाहता था कि ब्रिटेन और फ्रांस अपनी सारी कॉलोनीज़ छोड़ दें। और क्या हो सकता है इसका एलिमेंट? नैम। क्या है नैम? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। क्या है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट? कोई गैस, आइडिया कोई? 1961 में फॉर्मलाइज हुई थी, लेकिन 1927 ब्रुसेल्स कॉन्फ्रेंस के बाद थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट होना शुरू हो गई। 1927 में ब्रुसेल्स में जितनी भी अफ्रीकन एशियन कंट्रीज़ हैं, कॉलोनियल कंट्रीज़ जिन पे कोई और राज करता है, वो सभी मिलती हैं और डिसाइड करते हैं कि हमें अपने लिए कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये लोग हमें एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। फाइनली जैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है तो दिल्ली में कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है सभी एशियन कंट्रीज़ की
कि आओ मिलके बैठते हैं और डिसाइड करते हैं कि आगे का रोड ट्रैक क्या होगा। तो कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन बनने की कगार पे, और ऑर्गेनाइजेशन बनाने में मेन रोल है नेहरू जी का। और इजिप्ट था, इजिप्ट के अब्दुल निसार जो उनके प्रेसिडेंट थे, इंडोनेशिया के थे प्रेसिडेंट, घाना के प्रेसिडेंट थे, और भी यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट थे। ये 5 मेन कंट्रीज थी जो नैम को पुश कर रही थी। और नैम है क्या? नॉन अलाइनमेंट। किससे नॉन अलाइनमेंट? किसके साथ अलाइन नहीं होना है? हाँ, कांग्रेस। हाँ, कॉलोनीज के साथ नहीं, ना यूएस के साथ अलाइन होना है, ना यूएसएसआर के साथ अलाइन होना है। एक्चुअल में ये दोनों कंट्रीज क्या कर रही हैं? अपने एरियाज़ को बढ़ा रही हैं। एरियाज़ को नहीं बढ़ा रही, इन्फ्लुएंस को बढ़ा रही हैं। ठीक है, आपको ऐसा नहीं कि आपको उनको अपनी सारी इकनॉमी उनको सौंप देनी है। इवन आप इनमें से किसी के साथ भी अलाइन हो गए तो आपको इतने बेनिफिट मिलने वाले हैं जो आप सोच नहीं सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान यूएस के साथ अलाइन हो गया। पाकिस्तान ने 2 पैक्ट साइन किए, सियाटो एंड सेंटो विद यूएस, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इन दोनों पैक का मेंबर था पाकिस्तान। और पाकिस्तान को इसके बाद इतनी मिलिट्री एड मिलना शुरू हुई, इतने ज़्यादा फाइटर जेट्स मिले और टैंक्स मिले यूएस से, और बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं देना है। बस ये कंडीशन थी कि इंडिया पे यूज़ मत करना, आपको दे तो रहे हैं, बस इंडिया पे यूज़ मत करना। और इंडिया ने जब कहा कि हमें भी ये खरीदने हैं, ने कहा नहीं, हम नहीं बेच सकते तुमको। पाकिस्तान को फ्री में दिए, हमें पैसे से भी नहीं दिए। ठीक है, तो ये बेनिफिट थे अलाइन होने के यूएस के साथ और यूएसएसआर के साथ। लेकिन इंडिया चाहता था कि हम किसी के साथ भी अलाइन ना हो, हम अपनी सोवरेनिटी मेंटेन करके रखें। यूएस के प्रेसिडेंट जो हैं वो नेहरू को ब्लेम करते हैं कि ये चाहते हैं, नॉन अलाइनमेंट का मतलब है न्यूट्रल रहना, लेकिन नॉन अलाइनमेंट का मतलब न्यूट्रल रहना बिल्कुल भी नहीं था। नेहरू ने क्लियर किया कि नॉन अलाइनमेंट का मतलब क्या है, हम हर एक इश्यूज़ पे अपनी इंडिपेंडेंट डिसीजन रखेंगे, हम किसी ब्लॉक के डिसीजन से हम बाउंड नहीं है। मान लो कोई भी इंटरनेशनल इशू आता है आज के टाइम पे, क्लाइमेट चेंज है ना, मान लो यूएसएसआर एक व्यू रखता है, यूएसएसआर दूसरा व्यू रखता है, और इंडिया अगर किसी ग्रुप का मेंबर होता तो उसको उसके व्यू के साथ जाना पड़ता। लेकिन अगर हमारा कोई थर्ड ओपिनियन है तो हम वो प्रोफेस करेंगे, हम उसकी तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए इनडायरेक्टली नैम का मतलब है टू डिसाइड द इशू ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओन मेरिट्स। ठीक है, कोई भी प्रेसिडेंट सेट नहीं होगा कि आपको इस केस में ये डिसीजन ही लेना है, आप इशू के बेस पे डिसाइड करेंगे कि क्या सही है, क्या गलत, और क्या आपको सही लगता है, क्या गलत लगता है। ठीक है, तो इसी के लिए 1955 में कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, बैंडन कॉन्फ्रेंस। 1955 में बुलाई जाती है इन इंडोनेशिया। ठीक है, बैंडन कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पे सभी एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ मिलके बैठते हैं और 10 प्रिंसिपल डिसाइड करते हैं कि हमें कैसे काम करना आगे, कैसे हमें जो नई नई कॉलोनीज़ हैं उनको बचाना है इन 2 ब्लॉक से। ठीक है, इनडायरेक्टली अगर आप किसी भी ब्लॉक का मेंबर बन जाते हो तो धीरे धीरे क्या होगा, फिर वही कॉलोनी वाली सिचुएशन आ जाएगी। आपके ना तो ऑलरेडी आपने लीडरशिप डेवलप की है, ऊपर से आपको गाइड कोई और कर रहा है, तो इंटरनल क्राइसिस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, एक्सटर्नल प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो कोई गारंटी नहीं है कि आप अपनी सोवरेनिटी बचा पाओगे। तो ये था नैम, और फाइनली 1961 में नैम फिर से फॉर्मली बनता है। और इंडिया के लिए क्या फ़ायदा था नैम का, इंडिया क्यों इतना पुश कर रहा है नैम के लिए? 1961 में बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस में नैम फॉर्मलाइज हो जाता है। उस टाइम पे ना ही इनके ग्रुप में इतने मेंबर है, ना इनके ग्रुप में इतने मेंबर है, इनके पास है 120 मेंबर्स। ठीक है, यूएन में कोई भी रेजोल्यूशन फेल करना हो या पास करना हो, अगर ये पूरा ग्रुप डिसाइड कर ले तो वो पास या फेल हो जाएगा। ठीक है, इनके पास ऑलरेडी इतनी स्ट्रेंथ है। और एक ऐसा मान लो इनके पास ना ही इकोनॉमिक पावर है, ना पॉलिटिकल पावर है, ना इनकी कोई अच्छी रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन यूएन किसके बेसिस पे चलता है? 1 नेशन 1 वोट के प्रिंसिपल पे।
है ना। एक नेशन एक ही वोट देगा, फिर वो चाहे यूएस हो या फिर नाइजीरिया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यूएस की इकनॉमी कितनी है या फिर उस टाइम यूएस के प्रेसिडेंट कौन है और वो कितने स्ट्रॉन्ग है, और नाइजीरिया कहीं एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, है ना। वोट तो एक ही होगा ना, तो इनके पास ऑलरेडी सीधा 120 वोट हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपनी बात को मनवा सकते हैं अगर ये इकट्ठा हो जाएं तो, ठीक है। इंडिया का क्या ग्लोबल स्टेचर था उस टाइम पे 1947 या 1950s में? दो ऐसी कंट्रीज जो ऑलरेडी वर्ल्ड को पूरा डिवाइड कर चुकी हैं, इंडिया जैसी कंट्री जो रिसेंटली इंडिपेंडेंट हुई है, हम तो पढ़ रहे हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस क्योंकि हमें इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। वैसे इंडिया को कोई इतनी स्ट्रॉन्ग इमेज उस टाइम पे थी नहीं, ठीक है। तो जो भी डिसीजन होते थे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस यही दो कंट्रीज करती थी, लेकिन फिर भी हमने कहीं ना कहीं अपनी ऑटोनॉमी मेंटेन करने का ट्राई किया। तो 4th पॉइंट है इसमें स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी कहेंगे या फिर सोवरेनिटी कह सकते हैं। सोवरेनिटी का क्या मतलब है? पॉलिटी पढ़ी है ना आपने, क्या होता है सोवरेनिटी? सोवरेनिटी का मतलब है आप इंडिपेंडेंट हो कोई भी डिसीजन लेने के लिए, आप पे कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी ग्रुप का मेंबर बन जाते हो तो आप पे ऑलरेडी एक्सटर्नल प्रेशर होगा। तो इंडिया ने कैसे प्रोफेस किया नैम का प्रिंसिपल कोल्ड वॉर के टाइम पे? सबसे पहले तो कोरियन क्राइसिस, ये सब डिस्कस करेंगे हम वर्ल्ड हिस्ट्री में। कोरियन क्राइसिस क्या है? कोरियन क्राइसिस अभी सभी को पता होगा, नॉर्थ कोरिया है ना, और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, और ये आ गया आपका 38th पैरेलल, यहाँ पे आ गया आपका यालू रिवर, और यहाँ पे आ गया आपका चाइना। कोरिया वॉज द कॉलोनी ऑफ जापान इन वर्ल्ड वॉर 2, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद जापान वहाँ से विड्रॉ कर जाता है, और जापान विड्रॉ करता है तो कोरिया जाएगा किसके पास? दोनों ट्राई करते हैं कि यूएसएसआर ट्राई करता है कि मैं कम्युनिज्म यहाँ पे लेके आऊँ, लेकिन यूएसए ट्राई करता है कि मैं कैपिटलिज्म लेके आऊँ। तो यहाँ से एंटर करता है यूएसए, यहाँ से एंटर करता है यूएसएसआर, तो यहाँ पे आके हो जाता है स्टेलमेट, कोई भी फोर्स आगे नहीं बढ़ पाती। फाइनली यूएन जो है वो मीडिएट करता है और इस लाइन को क्या देते हैं? 38th पैरेलल, ठीक है। 38th पैरेलल से कोई भी आगे नहीं जाएगा, सीज फायर लाइन बन गई है, ठीक है। तो इंडिया का क्या रोल रहता है इसमें? मेनली इंडिया का रोल ये रहता है कि नॉर्थ कोरियन के जो ट्रूप्स होते हैं उस टाइम पे वो यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं साउथ कोरिया में। तो फाइनली यूएसए क्या करता है? यूएसए जाता है यूएन और रेजोल्यूशन पास करवाता है कि ये फर्स्ट अग्रेसर हैं, इन्होंने गलत किया है। तो इंडिया इस टाइम पे यूएसए के फेवर में वोट करता है कि हाँ ये फर्स्ट अग्रेसर हैं, इनको नहीं करना चाहिए था। सेकंड टाइम पे क्या होता है? यहाँ से यूएसए के ट्रूप जाते हैं और पूरी ये आर्मी को यहाँ तक घसीट के लेके जाते हैं यालू रिवर तक। वहाँ से चाइना ऑफेंड हो जाता है, चाइना कहता है कि अपनी आर्मी रोक लीजिए यूएसए को, अभी मेरी सोवरेनिटी पे खतरा आ रहा है, आप मेरी बाउंड्री के आसपास पहुँच रहे हैं। तो फाइनली चाइना अटैक करता है नॉर्थ कोरिया पे नहीं, साउथ कोरिया पे, क्योंकि साउथ कोरियन फोर्सेस वहाँ तक आई हैं, ठीक है। और फिर से यूएसए जाता है कि देखो चाइना अग्रेसर है, तो इस टाइम इंडिया इनके फेवर में वोट नहीं करता कि अग्रेसर तो आप ही हो, उन्होंने तो बस खुद को बचाने का ट्राई किया है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली इंडिया ने दो रेजोल्यूशन हुई और दोनों में अलग अलग पार्टी को वोट किया। तो यही है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, ठीक है, या फिर सोवरेनिटी। आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर रहे हो आपको किसको वोट करना है, ना तो आपको यूएस का प्रेशर है ना तो यूएसएसआर का प्रेशर, तो दोनों का है, लेकिन आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको किसके फेवर में वोट करना है। तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया कोई दो अलग कंट्री नहीं थी, 1948 तक ये एक ही कंट्री थी, लेकिन कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की वो जो वॉर चली 1947 से 1993 तक, उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी कंट्रीज़ डिवाइड हुई। सबसे पहले तो कोरिया, इसके बाद यूएसए का एफर्ट था वियतनाम में,
वियतनाम वॉर ऑलमोस्ट 1954 से लेके 74 तक चली है वियतनाम वॉर, ठीक है। अफगानिस्तान से पहले सबसे ज़्यादा लंबी असाइनमेंट यूएसए की वियतनाम में ही थी। कहाँ पे है वियतनाम? चाइना दिख रहा होगा, सिंगापुर भी पता ही होगा, बस सिंगापुर के ऊपर देखो, चाइना के नीचे देखो, बीच में आएगा थाईलैंड, थाईलैंड के ऊपर आएगा वियतनाम, वियतनाम के साथ में कंबोडिया, लाओस, पीडीआर, म्यांमार, और फिर आप पहुंच जाओगे वापस इंडिया, ठीक है। वियतनाम में भी चाइना ने नहीं, यूएसएसआर ने यही प्लान किया, वहाँ पे भी 2 एरिया में डिवाइड करने का ट्राई किया, लेकिन फाइनली वहाँ पे ऐसा होता नहीं है। और इंडिया ने वहाँ पे भी यूएसए को काफ़ी ब्लेम किया। जब भी रेजोल्यूशन पास हुई, इंडिया ने उनको अपोज किया कि आपको ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। हंगरी क्राइसिस, अभी हम ये क्राइसिस नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि इंडिया का क्या रिस्पॉन्स रहा। कोरिया के केस में जब लास्ट में कमीशन बनी कि आपको प्रिजनर ऑफ वॉर एक्सचेंज करने चाहिए, तो उसमें भी जो प्रेसिडेंट था वो इंडियन ही था, ठीक है। तो इंडिया कहीं ना कहीं स्टेट्योर एस्टैब्लिश कर रहा है कि इंडिया एक न्यूट्रल पार्टनर है, ठीक है। अगर 2 पार्टीज लड़ रही हैं तो इंडिया न्यूट्रली रह सकता है उस केस में। अभी फॉर एग्जांपल मान लो कोई 2 कंट्रीज़ हैं, अगर कोई न्यूट्रल कौन रहेगा? वही जिस पे दोनों को ट्रस्ट हो, है ना। ऐसा थोड़ी है कि 2 पार्टीज लड़ रही हो और कोई एक बंदा ऐसा उठा के आप उसको न्यूट्रल पार्टनर बिठा दोगे जो किसी एक के फेवर का काम करेगा, तो वैसा तो नहीं हो सकता। तो इंडिया इस टाइम तक अपना स्टेटस एस्टैब्लिश करवा चुका है कि वो एक न्यूट्रल पार्टी है, वो एक डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले सकता है मेरिट के बेसिस पे। तो हंगरी क्राइसिस में क्या होता है? हंगरी ने साइन किया होता है वॉर्सो पैक्ट। क्या था वॉर्सो पैक्ट? नाटो के अपोजिट रशिया ने साइन करवाया हुआ था कंट्री से कि आप पे कोई अटैक करेगा तो मैं आपको बचाऊंगा। लेकिन ये फाइनली चाह रहा है कि मैं वॉर्सो पैक्ट से विड्रॉ कर जाऊं, मुझे रशिया के साथ नहीं रहना, मुझे कम्युनिज्म नहीं चाहिए, ठीक है। अब रशिया इसको तो छोड़ दे कि हाँ ठीक है तुम निकल जाओ, लेकिन जो इसकी रिपरकशंस पड़ेंगी बाकी कंट्रीज़ पे, उसका क्या? बाकी कंट्रीज़ इन द सेंस चेन इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। मान लो एक को आज़ादी मिल गई, फिर क्या होता है? सभी डिमांड करते हैं, है ना। 1940s में या 50s में क्या हुआ? इंडिया आज़ाद हुआ, उसके बाद लाइन लग गई सारी, ठीक है। चाइना 1949 में हुआ, श्रीलंका 48 में हुआ, देन इंडोनेशिया, मलेशिया, देन पूरा अफ्रीका। 1960s आते आते ये सारी कंट्रीज आज़ाद हो गई थी। यूएसए नहीं सॉरी ब्रिटेन को और फ्रांस को अपनी सारी कॉलोनीज छोड़नी पड़ी। यही डर था रशिया को भी या उस टाइम के यूएसएसआर को कि इनको अगर मैंने क्रश नहीं किया तो ये चेन इफेक्ट काफ़ी बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं यूएसएसआर टूट ना जाए, ठीक है। तो फाइनली क्या होता है? रशिया इनको क्रश करता है। तो इंडिया यहाँ पे क्या, इंडिया का क्या रिस्पॉन्स होगा? इंडिया को हंगरी को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन इंडिया नहीं करता। और क्यों नहीं करता? क्योंकि इंडिया को चाहिए कश्मीर के लिए सपोर्ट रशिया की, ठीक है। पाकिस्तान को ऑलरेडी सपोर्ट है यूएसए की, है ना। अब इंडिया को कश्मीर के लिए कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए, और वो चाहिए कहाँ पे? सिक्योरिटी काउंसिल में। उस टाइम पे अगर यूएन की बात करें तो कौन कौन मेंबर थे? रशिया, यूएसएसआर और फ्रांस, चाइना के केस में भी इशू था, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। फाइनली रशिया अभी पाकिस्तान की तरफ नहीं है, क्योंकि वो इंडिया में होप देख रहा है। इंडिया में होप क्यों देख रहा है? क्योंकि इंडिया में है नेहरू, और नेहरू का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है सोशलिज्म का। नेहरू ने 1920s के बाद ऑलमोस्ट सारी कम्युनिस्ट की कॉन्फ्रेंसेस ज्वाइन की हुई हैं। इनकी सारी जितनी भी मीटिंग्स होती थी कम्युनिस्ट की, नेहरू उसको ज्वाइन करते थे, और फिर इनका ट्रैक रिकॉर्ड है सोशलिज्म का। तो इनको लगता है कि नेहरू को अगर कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी तो ये
कैपिटलिज्म के साथ तो नहीं जाएंगे क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी सोशलिज्म की तरफ बेंड करती है। और पाकिस्तान को ऑलरेडी यूएस ने मेंबर बना दिया है, यूके, सॉरी ये यूके है ना, यूके, रशिया और यूएसएसआर मैंने दोनों लिख लिए हैं। यूके ऑलरेडी पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, तो इंडिया को बचाने के लिए यूएन में कोई भी परमानेंट मेंबर नहीं है। कोई भी रेजोल्यूशन अगर इनके अगेंस्ट आ जाए तो कौन बचाएगा? इंडिया शील्ड कर रहा था रशिया के लिए या यूएसएसआर के लिए कि अगर हमारे पे कोई कुछ आता है तो हमें यूएसएसआर बचा सकता है, इसलिए इनके अगेंस्ट बहुत कुछ एडवर्स हमें नहीं करना है। ठीक है, तो फाइनली ये थी नेहरू की फॉरेन पॉलिसी। क्या क्या एलिमेंट थे नेहरू की फॉरेन पॉलिसी के? सबसे पहले वर्ल्ड पीस, सोवरेनिटी, नैम, एंटी कलोनियलिज्म और नेशनल इंटरेस्ट। ये तो जिसकी भी फॉरेन पॉलिसी होगी नेशनल इंटरेस्ट तो रहेगा ही। फॉरेन पॉलिसी बनाते किस लिए हो? नेशन के इंटरेस्ट के लिए ही, है ना। हमें अचीव क्या करना है फॉरेन पॉलिसी से? कि हमारे नेशन का इंटरेस्ट हो, है ना। और एक नाम, एक रीज़न चाइना ये भी था इसके लिए। इंडो चाइना वार हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, है ना, तो उसका बैकग्राउंड में एक रीज़न नाम भी था, क्योंकि नाम को कहीं ना कहीं लीड करते थे नेहरू। तो चाइना चाहता था कि हम टोटली न्यूट्रल रहें, हम किसी के फेवर में ना बोले। लेकिन इंडिया का क्या स्टैंड था कि मेरिट के बेसिस पे डिसाइड करेंगे। और जब लीडरशिप नेहरू के पास आई तो कहीं ना कहीं चाइना ऑफेंड हो गया। और भी काफ़ी रीज़न थे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। क्या क्या रीज़न थे इंडो चाइना वॉर में? सबसे पहले मैप, है ना, मैप जो ऑलरेडी डिमार्केट नहीं है प्रॉपरली। आपको लगता है कि हमारी बाउंड्री ये है, उनको लगता है कि हमारी बाउंड्री ये है। इंडिया मानता है जॉनसन लाइन लद्दाख वाले एरिया में, ठीक है, अस्काई चीन वाला एरिया। वो मानते मैकेंड्रू लाइन, जिसके अकॉर्डिंग उनके पास आ जाता है अस्काई चीन। अगर जॉनसन लाइन को माने तो अस्काई चीन इंडिया के पास, अगर मैकेंड्रू लाइन को माने तो अस्काई चीन उनके पास। अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसा इशू है। इंडिया मानता है मैकमोहन लाइन, वो इसको मानते ही नहीं। इंडिया कहता है कि 1914 में हमने तिब्बत के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था कि मैकमोहन लाइन हमारा बॉर्डर होगा। और उस कॉन्फ्रेंस में तो आपके मेंबर भी बैठे हुए थे। चाइना कहता बैठे तो थे लेकिन हमने साइन नहीं किया था, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। तो हम तो मानते नहीं मैकमोहन लाइन, ठीक है। तो फाइनली इशू ये है कि बॉर्डर डिमार्केट नहीं है, और इसी बॉर्डर डिमार्केट सही नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट इरप्ट हो जाता है। दूसरा, रोड का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। चाइना क्या कर रहा था, अपना जिंगजियांग प्रोविंस को कनेक्ट कर रहा था। कौन सा प्रोविंस है जिंगजियांग? चाइना का ये वेस्टर्न वाला प्रोविंस, इसका नाम है जिंगजियांग, ठीक है। उइगुर मुस्लिम के बारे में सुना होगा आपने। सुना है? ये मेनली चाइना के जिंगजियांग रीजन में रहते हैं, ठीक है। तो इन पे काफ़ी इनह्यूमन ट्रीटमेंट की जाती है बाई चाइना। तो ये एक इशू है, ये आप पढ़ लेना उइगुर मुस्लिम के बारे में। इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या था, चाइना जिंगजियांग में रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा था, लेकिन जिंगजियांग में रोड कंस्ट्रक्ट करते करते उसने अस्काई चीन में भी रोड कंस्ट्रक्ट कर लिया, और वो इंडिया को पता नहीं चला। फाइनली काफ़ी सालों बाद चाइना जब नया मैप अपना इंट्रोड्यूस करता है, उसके बाद इंडिया को पता चलता है। तो इंडिया कहता है ये तो गलत बात है, आप तो कहते थे कि ये एरिया आपका ही है, हमारा कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है। वह कहते कोई बात नहीं है, तो अभी गलती से पब्लिश हो गया है, हमने तो इंटेंशनली किया ही नहीं है, ये तो कार्टोग्राफी का इशू है, कोई बात नहीं, हैंडल कर लेंगे। उसके बाद होता है तिब्बत इशू। तिब्बत में 1950 तक तिब्बत इंडिपेंडेंट था। इंडिपेंडेंट इन द सेंस, इससे पहले भी तिब्बत कई बार चाइना के कंट्रोल में रहा है, लेकिन इस टाइम पे तिब्बत में उनकी अपनी सरकार थी अंडर दलाई लामा।
और इंडिया का भी तिब्बत में थोड़ा बहुत रोल था। 1904 में लॉर्ड कर्जन भेजते हैं यंग हस्बैंड मिशन को, ठीक है, और वो तिब्बत के साथ ट्रीटी साइन करते हैं कि हमारे यहाँ पे कुछ ट्रेडिंग राइट्स हैं, ठीक है। तो जब इंडिपेंडेंस होती है, इंडिया क्लेम करता है कि हमारे तो ऑलरेडी ट्रेडिंग राइट्स हैं, हमने यहाँ पे आपके साथ एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, लेकिन चाइना जब ऑक्यूपाई करता है तो इंडिया भी कुछ ज़्यादा अग्रेसिवनेस नहीं दिखाता। और इंडिया का इतना सॉफ्ट रहने का रीज़न क्या है चाइना के लिए? क्या लगता है आपको उस टाइम पे इंडिया इतना सॉफ्ट क्यों था? जाके गले मिल रहे हैं, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे दे रहे हैं, पंचशील साइन कर रहे हैं, पता है कि बॉर्डर में भी इशू है, फिर भी इंडिया चाहता है कि अग्रेसिव ना हुआ जाए। क्या लगता है आपको इतना दयालु बिहेवियर क्यों? मेन रीज़न है पाकिस्तान। अपने नेबर्स के साथ आपको रिलेशन अच्छे रखने पड़ेंगे, है ना। पाकिस्तान के साथ तो आपके ऑलरेडी इतने ख़राब हैं कि वो तो ठीक नहीं हो सकते। पाकिस्तान तो बात तक करने को तैयार नहीं है। दूसरी साइड से चाइना भी अगर आपके अगेंस्ट हो गया तो आप कैसे सर्वाइव कर पाएंगे उस सिचुएशन में जब आप एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री हैं और ऑलरेडी पाकिस्तान को यूएस का सपोर्ट है ना। तो आपको भी अपने नेबरहुड में एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपको सपोर्ट करे, और बाकी सभी इतनी छोटी कंट्रीज़ हैं कि उनका सपोर्ट मिले या नहीं मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक ही बड़ा नेशन है वहाँ पे इस टाइम पे, चाइना, इंडिया के नेबरहुड में। तो इंडिया चाह रहा था कि चाइना के साथ कहीं ना कहीं अच्छे रिलेशन एस्टैब्लिश किए जा सकें, लेकिन वो कहीं ना कहीं चाइना जो है वो माना जाता है फॉर ट्रैक्टर्स बिहेवियर, ठीक है। ट्रैक्टर्स बिहेवियर का मतलब है कि वो धोखा देना, ठीक है। तो वो मुंह पे तो कुछ कहते हैं लेकिन उसके बाद कुछ कहते हैं। अभी रिसेंटली भी ऐसा ही होता है। अभी मीटिंग में जाएंगे कहीं, अभी तो 2018 में क्या हुआ, एक मोदी जी ने स्पेशल समिट बुलाई ममल्लापुरम में। ममल्लापुरम पता है कहाँ पे है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ममल्लापुरम, तमिलनाडु में, ठीक है। वहाँ पे काफ़ी टेम्पल्स हैं, तो वहाँ पे बुलाई इन्होंने मीटिंग। उनके आए ली जिनपिंग जो भी हैं, और मोदी जी बैठ के काफ़ी गप्पे मारी, काफ़ी डिसाइड किया कि हाँ ये तुम्हारी इनफॉर्मल मीटिंग है, फॉर्मल भी नहीं है, हमारे रिलेशन इतने ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। उसके ही अगले साल हो जाता है गलवान इशू, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में ऐसा कुछ नहीं है कि आप आज साथ में बैठ रहे हो तो अगले 10 साल तक आप सच में कुछ साथ में ही करोगे। अभी रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि अपने जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, कौन है, जयशंकर, तो उनसे मीडिया वाले ने क्वेश्चन पूछा कि आप इंडिया यूएसए रिलेशन को कैसे, यूएसएसआर रिलेशन को कैसे देखते हो? कहते हो कि हमारी बाकी किसी भी कंट्रीज़ के साथ रिलेशन 0 से 100 तक गए हैं, लेकिन यूएसए के साथ, एक यूएसएसआर के साथ हमारी एक ऐसी एस्टेब्लिशमेंट बनी हुई है, ऐसे रिलेशन बने हुए हैं जो ना तो बहुत ज़्यादा अच्छे हुए हैं लेकिन ख़राब तो बिल्कुल भी नहीं हुए। एक लेवल तक हमने अचीव कर लिया हुआ है कि उससे ज़्यादा तो हम नहीं जा रहे, क्योंकि हमारे भी काफ़ी अलग अलग इंटरेस्ट हैं। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया सारा डिफेंस ले लेता है रशिया से ही, ऑलमोस्ट 3-4 साल पहले तक हमारा इंपोर्ट कुछ 65-70% बस मिलिट्री इंपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, वेपन्स की, रशिया से आता था। लेकिन अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है उसमें ऑलमोस्ट वो 46% हो गया है। तो इंडिया डाइवर्सिफाई करने का ट्राई कर रहा है, लेकिन जब कोई दूसरी कंट्री को लगता है कि हम इन पे प्रेशर डालेंगे, यूएसए ने क्या किया 2018 में, प्रेशर डाला कि आपको हमारा सिस्टम खरीदना चाहिए, एयर डिफेंस सिस्टम। इन्होंने कहा भाई हमें यूएसएसआर का अच्छा मिल रहा है, रशिया का अच्छा मिल रहा है 400, तो हम वही खरीदेंगे। तो इंडिया की अप्रोच आज भी वही है कि आप प्रेशर नहीं डाल सकते, ठीक है, चाहे हम आपके साथ हैं या नहीं हैं, आप प्रेशर नहीं डालेंगे। फिलहाल हम कहाँ पे थे? चाइना पे, तिब्बत इशू पे, है ना। तिब्बत में क्या होता है, अभी तिब्बत में प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। जो वहाँ के दलाई लामा, जो आज यहाँ पे हैं 14th दलाई लामा, ठीक है, वो वहाँ के लीडर थे, तो उनके अंडर प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं कि तिब्बत ऑटोनॉमी डिमांड करता है कि आप हम पे चाइनीज़ कल्चर इम्पोज नहीं कर सकते, हमारा कल्चर आपसे अलग है, आप हमें ऑटोनॉमी दीजिए। तो उनके जो प्रेसिडेंट हैं उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये नेहरू का काम है, हमने बॉर्डर में पंगा किया, नेहरू यहाँ पे इशू क्रिएट करवा रहा है। और फिर सबसे ख़राब चीज़ इंडिया के लिए, ख़राब या अच्छी कहेंगे क्या, दलाई लामा भाग के आ जाते हैं इंडिया। अभी आपने देखा होगा दलाई लामा इंडिया में ही क्यों रहते हैं? हाँ, हिमाचल में धर्मशाला में उनके हेडक्वार्टर है ना। क्यों रहते, क्यों नहीं जाते तिब्बत?
तिब्बत जाएंगे तो पकड़ लेंगे ना चाइनीज़, तो तब से उनके पीछे पड़े हुए हैं, तब से बेचारे यहाँ पे बैठे हुए हैं। हाँ, किसको? तिब्बत फुल फ्लेज कंट्री नहीं है, तिब्बत इज़ अ पार्ट ऑफ चाइना, ठीक है। हिस्ट्री में भी इसकी कभी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रही है, कभी ये चाइनीज़ एम्पायर के अंडर रहा है, तो कुछ इसकी ऐसी क्लियर हिस्ट्री भी नहीं है कि इसकी इंडिपेंडेंस ही रही हो, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस के बाद चाइना ने इस पर कब्ज़ा कर लिया और अभी हाँ टोटल माउंटेन एरिया और हाँ कम्स अंडर चाइना। तो अभी दलाई लामा वहाँ से भाग के आ जाते हैं, वो डिमांड करते हैं कि दलाई लामा को वापस भेजो। इंडिया कहते भाई ऐसे कैसे, हमारा मेहमान भी है और हम बुद्धिज़्म कहीं ना कहीं इंडिया से ही तो स्टार्ट हुआ है। और एक बुद्धिस्ट स्कॉलर या बुद्धिस्ट वो रिलीजियस पर्सन अगर इंडिया में शरण मांग रहा है, और उस टाइम पे वैसे भी इंडिया आपको पता है कि कैसी थिंकिंग थी कि कोई शरणार्थी आएगा तो उसको तो बचाना ही है ना, लेकिन वो भी दलाई लामा जैसा आएगा तो उसको तो कैसे ही दे सकते हैं। और कितनी ख़राब सिचुएशन है कि आप कोई मतलब किसी को दूसरे के हवाले कर रहे हो और वो जब आपको पता है कि वो उसको एग्जीक्यूट कर देंगे, है ना, और वो भी एक स्पिरिचुअल लीडर। ऐसा नहीं है कि वो एक क्रिमिनल है, क्रिमिनल तो नहीं है वो। तो इंडिया ने फाइनली उनको हैंडओवर नहीं किया और वो आज भी हिमाचल से ही अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट चलाते हैं। वो आज भी जैसे उस टाइम पे नहीं शुरू किया था, सिंगापुर से हमने पढ़ा था, सुभाष चंद्र बोस ने प्रोविंशियल इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। इनडायरेक्टली वो कहते हैं कि तिब्बत आज़ाद है, मैं यहाँ से सरकार चला रहा हूँ। चाइना को यही चीज़ अच्छी नहीं लगती कि तिब्बत हमारा पार्ट है, आपको चुपचाप अपने क्लेम छोड़ देने चाहिए। रिसेंटली 3-4 दिन पहले एक खबर आई थी, दलाई लामा ने कहा था कि हम इंडिपेंडेंस नहीं चाहते। इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं अब सॉफ्ट हो रहे हैं अपने क्लेम पे। वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि तिब्बत चाइना का पार्ट बन जाए, चाहते हैं या चाहना पड़ रहा है, जो भी है, ठीक है। फिर फाइनली वॉर होती है, वॉर के बाद जो होता है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ, चाइना का पार्ट है क्योंकि चाइना ने कब्जा किया हुआ है ना तब से। दलाई लामा चाहते हैं कि तिब्बत इंडिपेंडेंट हो। तिब्बत पहले कभी इंडिपेंडेंट रहा है, कभी इंडिपेंडेंट नहीं रहा, ठीक है। मेजरली चाइना के अंडर ही रहा है और कुछ टाइम तक इंडिपेंडेंट भी रहा है। तो जब ब्रिटिश सरकार थी तब ये इंडिपेंडेंट था। कितनी होगी, बहुत कम होगी, माउंटेनियस एरिया है, मुश्किल से होगी, बहुत ज़्यादा भी होगी तो कुछ लैक्स में होगी, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती, ठीक है। अभी आपको ना वो कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है इंडिपेंडेंस का और इसके कब्ज़े में है, ठीक है। अभी वैसे तो कोई भी एरिया क्लेम कर सकता है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम इसके कब्ज़े में हैं, है ना। अगर अभी तिब्बत का इशू है, तिब्बत क्योंकि दलाई लामा कह रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट है, चाइना थोड़ी मान रहा है कि आप इंडिपेंडेंट हो, है ना। इनडायरेक्टली आपको यही मानना है कि इंडिया की जो पॉलिसी है, इंडिया वन चाइना पॉलिसी में बिलीव करता है। वन चाइना पॉलिसी क्या है कि चाइना एक ही है, ठीक है। जितने भी उसके फ्रिंज एरियाज़ हैं वो सभी एक हैं। और कौन कौन से फ्रिंज एरियाज़ हैं चाइना के? तिब्बत, जिसको तो माना भी नहीं जाता, इसको तो माना ही जाता है कि अब ये चाइना का ही है, इस पर तो अब कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन है मेनली हांगकांग पे, सबसे बड़ा क्वेश्चन है ताइवान पे, ताइवान इशू है ना, और मक्काओ। हाँ, एक्चुअल में हुआ क्या था ताइवान की, अगर हल्की सी मैं आपको ये 2 लाइन में अगर आपको पूरी स्टोरी बताऊं, कम्युनिज्म वर्सेस कोमिंटैंग, KMT पार्टी थी एक और दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी थी, दोनों में फाइट चल रही थी कि चाइना में कौन रूल करेगा। तो फाइनली कोमिंटैंग इनको काफ़ी दूर तक भगाती है, लेकिन फाइनली ये इनको हरा देते हैं और ये भाग के चले जाते हैं ताइवान। तो इनडायरेक्टली ये चाइनीज़ लोग हैं जो भाग के गए हुए हैं ताइवान। हाँ 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 हाँ, ताइवान आइलैंड। तो चाइना कहता है कि ये भी हमारा ही है। तो स्टार्ट में जो इशू था कि चाइना को सिक्योरिटी काउंसिल में सीट मिलेगी, तो यूएसए क्या करता था, इसको कहता था ये है चाइना, वो तो चाइना है ही नहीं, काफ़ी कम होगी। अब चाइना के अकॉर्डिंग तो कितनी होगी, मुश्किल से 1% ऑफ चाइना। जब ये एक आइलैंड कंट्री और वो कितनी बड़ी लैंडलॉक तो नहीं कहेंगे, कितनी बड़ी कंट्री है।
हाँ मतलब थोड़े से लोग, हाँ। तो इसलिए चाइना कहता है कि ताइवान हमारा है, ठीक है। और इंडिया का क्या स्टैंड है? हाँ हमारा तो है ही नहीं, हमारा तो क्वेश्चन ही नहीं है। ताइवान कहता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, चाइना कहते हैं आप हमारे हो, बस ये क्वेश्चन है, ठीक है। यूएसए कहता है कि ये इंडिपेंडेंट है, इंडिया का स्टैंड है वन चाइना पॉलिसी। इंडिया क्लेम करता है कि जितने भी ये हैं आसपास के, यूएसए की बैकिंग है ना। और आज भी देखो, अगर आप 4 दिन या मैं कहता हूँ 1 महीना न्यूज़पेपर पढ़ो ना, तो कम से कम 2-3 बार ये ताइवान यूएसए का रिलेशन आ ही जाता सामने। हाँ ठीक है, तो ये सारे इश्यूज थे हमारे। अभी फ़िलहाल हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। हाँ वो यूएसएसआर का कांड है सारा। यूएसएसआर का इशू मतलब यूएसएसआर डिवाइड होता है 1993 में, ठीक है, और बन जाता है रशिया, और इससे कुछ आई थिंक 15 कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट होती हैं, जिनमें से एक यूक्रेन भी है, एक है अर्मेनिया, एक है अज़रबैजान। बाकी मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे कोई लिंक नहीं है, ठीक है, इस इशू से। ये एरिया आ गया नोगार्नो काराबाख, ठीक है। ये है क्रिश्चियन पॉपुलेशन, ये है मुस्लिम पॉपुलेशन, ठीक है। यहाँ पे है अर्मेनियन लोग, ठीक है। ये चाहते हैं अर्मेनिया में जाना। इनडायरेक्टली कश्मीर वाली सिचुएशन समझ सकते हो, सेपरेटिस्ट, ठीक है, सेपरेटिस्ट वाला, कि यहाँ पे सेपरेटिस्ट अपनी गवर्नमेंट चला रहे हैं। अज़रबैजान का बहुत ज़्यादा इंडिया का कश्मीर में फुल इन्फ्लुएंस है, ठीक है, इंडिया का फुल कंट्रोल है कश्मीर पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अज़रबैजान का इतना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल नहीं है, ठीक है। अज़रबैजान को सपोर्ट है टर्की की। टर्की इस टाइम पे खुद को प्रोजेक्ट कर रहा है एज अ लीडर ऑफ मुस्लिम्स, ठीक है। हाँ उनका अलग है थोड़ा, ठीक है। टर्की इस टाइम पे खुद को प्रोजेक्ट कर रहा है एज अ लीडर ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, तो इन्होंने इनको कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। अर्मेनिया का पैक्ट था रशिया के साथ, लेकिन रशिया ऑलरेडी इन्वॉल्व है यूक्रेन में, ठीक है। तो अभी अज़रबैजान ने क्या किया, जितने यहाँ से अर्मेनियन थे सारे भगा दिए, आपको यहाँ पे रहना नहीं, आप भागो यहाँ से, एरिया तो हम ही रखेंगे, ठीक है। तो ये सारा कन्फ्लिक्ट है। हाँ हाँ हाँ, तो ये इस साल वाले यूपीएससी में भी आया था नोगार्नो काराबाख। तो ये एरिया आपके लिए, जो भी एरिया कन्फ्लिक्ट में होते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यूपीएससी आजकल क्या करता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे देता है, एक स्टेटमेंट अर्मेनिया अज़रबैजान इशू कहाँ पे है, ठीक है, जैसे नोगार्नो काराबाख लिख दिया उन्होंने। मेंस में नहीं, प्रीलिम्स में आता है, मेंस में भी आता है, मेंस में भी आ सकता है। पूरी हिस्ट्री नहीं पता करनी है, पूरी हिस्ट्री वो पता करेंगे जिन्होंने पॉलिटी रखी हुई है। आपको बस इतना पता करना है कि आज का क्या कन्फ्लिक्ट है और कब से स्टार्ट हुआ। हाँ इन्फ्लुएंस इंडिया पे क्या होगा, हाँ ठीक है। मेनली प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, मेंस में भी कम आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। हाँ फैन बंद करूँ, ठंड लग रही है, बुखार तो नहीं हो गया? नेक्स्ट है अपना शास्त्री रा। कौन है शास्त्री? लाल बहादुर शास्त्री, हमारे सेकंड पीएम 1964 से 1966। तो इनके इरा में कौन कौन से काम हुए हैं? सबसे पहले तो 1965 वॉर और द स्लोगन ऑफ जय जवान जय किसान।
तो 65 वॉर से पहले हम सिचुएशन समझ लेते हैं। 1964 में जब ये पीएम बनते हैं तो पीएम बनते कैसे हैं? नेहरू ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, सेकंड मर चुके हैं, ठीक है, नहीं, हाँ, 1962 के बाद जब वॉर में हारते हैं तब से ना, हाँ, वो इनको था, शास्त्री जी को, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, तो मतलब कौन सी मूवी है? रॉकेट बॉयज़, अच्छा, मैंने बहुत ट्राई किया उसको देखने का, मैं ज़्यादा झेल नहीं पाया, आधी देखी मैंने, छोड़ दी। तो 1964 में डेथ होती है नेहरू की, और नेहरू उस टाइम पे ऐसे लीडर थे जिनका बहुत हाई स्टेच्योर था, ठीक है, इनडायरेक्टली पूरी कांग्रेस को सिंगल हैंडेडली रन करते थे। ये जो इन्होंने कह दिया वो कहीं ना कहीं पत्थर की लकीर, जैसे आज के मोदी जी, या थोड़े इससे पहले जाएं तो इंदिरा जी, ठीक है, तो उस टाइप का स्टेच्योर था नेहरू का। इतना स्ट्रॉन्ग लीडर गया तो लीडरशिप किसको चाहिए? अब फाइनली क्या, 1963 में ही एक ग्रुप बन जाता है विद इन कांग्रेस जिसका नाम है सिंडिकेट। ये क्या ग्रुप है, ये कौन लोग हैं इसमें? मेनली नॉन हिंदी स्पीकिंग लीडर्स, और इनको लीड कर रहे हैं मिस्टर कामराज, ठीक है। अब कामराज जी की पर्सनालिटी मैं आपको बताऊं, कामराज जी क्या है, ना तो इनको हिंदी आती ना तो इनको इंग्लिश आती है, और एक ऐसी कंट्री, मान लो ये तमिल है, क्वालिटीज़ पूरी हैं, लेकिन अगर नॉर्थ में जब स्पीच देनी है तो कैसे दोगे? हिंदी या इंग्लिश तो आनी चाहिए ना। इंग्लिश उस टाइम पे तो चलो इंग्लिश भी नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर आपको तमिल वाले एरिया को ही छोड़ के निकलना, आंध्र प्रदेश में भी स्पीच देनी है, उनको भी समझाना, तो आपको इंग्लिश में देनी पड़ेगी, है ना। तो इनको ना हिंदी आती है ना इनको इंग्लिश आती है, तो ये तो कहीं ना कहीं बन नहीं सकते, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग मैन है, इन्होंने पूरा ग्रुप बनाया हुआ है सिंडिकेट, और सबसे आगे रेस में कौन है? मोरारजी देसाई। इनको पीएम बनना ही बनना है, ये बस इसीलिए जी रहे थे, ठीक है। मोरारजी देसाई। तो डेथ के बाद सबसे पहले गुलजारी लाल नंदा को बना दिया जाता है केयर टेकर पीएम, कि आप केयर टेकर पीएम बने, जब तक हम परमानेंट सोल्यूशन नहीं ढूंढते तब तक आप पीएम रहेंगे। तो फाइनली क्या होता है, इनको लगा कि अगर मोरारजी देसाई के पास पावर चली गई तो फिर से नेहरू वाली सिचुएशन आ जाएगी, एक स्ट्रॉन्ग लीडर आ जाएगा, और कहीं ना कहीं जो बाकी लीडर्स हैं उनकी कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी, उनकी कोई भी बात नहीं सुनी जाएगी। तो एक ऐसे आदमी को बिठाना चाहिए पीएम की पोस्ट पे जो सबकी सुने, या जो खुद कुछ करने काबिल ना हो। तो उस टाइम पे लाल बहादुर शास्त्री जी की एक ऐसी इमेज थी जो बिल्कुल शांत, एक शॉर्ट हाइट के नेता, बिल्कुल फीबल से, हाँ वैसे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, जो डिसाइसिव नहीं है। कामराज जी ने सोचा इनको बिठाते हैं, रूल करूंगा खुद, इनके नाम पे जो करवाना होगा सब करवाऊंगा, ठीक है। और इनका स्टेचर वैसा था कि कोई भी मना नहीं करेगा, ठीक है। अभी आज के टाइम पे भी अगर राहुल गांधी या मनमोहन सिंह को चूज़ करना हो तो लोग मनमोहन सिंह को प्रेफर करेंगे आज भी, क्योंकि वैसी पर्सनालिटी है, ठीक है। तो इनका भी वैसा ही था, इनको बना तो दिया पीएम, लेकिन अभी सिचुएशन क्या है, पाकिस्तान को लगा है कितना वीक पीएम आ गया है, अभी तो फ़ायदा उठाना चाहिए। 1965 वॉर, 1965 वॉर से पहले की सिचुएशन देखी जाए, इकोनॉमिक क्राइसिस। और इकोनॉमिक क्राइसिस है क्यों? वॉर में सारा आपने इतना इंडल्ज हुए हैं, जब भी वॉर होगी तो इकोनॉमिक क्राइसिस में, हाँ, तो फेमाइन भी है यहाँ पे, ठीक है, और वो भी सक्सेसिव, एक नहीं, एक साल नहीं, 2-2 साल इकट्ठे फेमाइन आ रहे हैं, प्रोडक्शन कम हो रही है, हाँ।
फेमाइन मतलब ड्रॉट समझ रहे हैं ना, हाँ ठीक है, सूखा पड़ जाना, हाँ ठीक है। इनडायरेक्टली प्रोडक्शन अच्छी नहीं हो रही है, ठीक है, तो हाँ ग्रीन रेवोल्यूशन इसीलिए आया था, यस। फेमाइन की सिचुएशन है, इंडस्ट्री की ऑलरेडी आपकी डेवलप नहीं हुई है, आप जस्ट अभी पुश कर रहे हो इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, आपकी प्रोडक्शन भी काफ़ी कम है, आप इंपोर्ट पे डिपेंडेंट करते हो, और जब इंपोर्ट पे आप डिपेंड करते हो तो आपको फॉरेन करेंसी भी चाहिए, ठीक है, और फॉरेन करेंसी कमाने के लिए आपको एक्सपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, ठीक है, वो है नहीं, तो इनडायरेक्टली आपकी इकोनॉमिक क्राइसिस उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और सिचुएशन क्या है, 1962 वॉर में आप ऑलरेडी हारे हो, आपका मोरल ऑलरेडी डाउन है, और हारे भी ऐसे हो कि डिसाइसिवली हारे हो, हाँ इंडो चाइना वॉर, चाइना 20 किलोमीटर अंदर आता है और फिर अपनी मर्जी से वापस चला जाता है, ठीक है, इंडिया कुछ भी नहीं कर पाता उसमें, थोड़ा बहुत जो इंडिया डिसाइसिवनेस दिखाता है, लेकिन फिर भी उनके सामने इतना कुछ परफॉर्म हम नहीं कर पाते, हमारा मोरल ऑलरेडी डाउन है, हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा वीक है, हमारे पास पैसे नहीं है खरीदने को, हमारे पास उस टाइम पे मिलिट्री इक्विपमेंट भी इतने अच्छे एडवांस नहीं थे कि हम इस टाइम पे वॉर कर पाएँ। और पाकिस्तान की सिचुएशन, पाकिस्तान तो उछल रहा है, अभी तो यूएसए ने क्या क्या नहीं दिया हमें, टेस्ट भी तो करना है कहाँ कहीं पे, यूज़ होता भी है या नहीं, हाँ उन्होंने कहा था इंडिया पे आप नहीं करोगे, तो ये वही चाहते थे कि अगर हम करेंगे तो यूएसए क्या करेगा, देखें तो सही, हाँ 1965 में चाइना ने, पाकिस्तान ने चाइना को एक एरिया इंडिया का दे दिया, साशकाम ट्रैक, जो पीओके पाकिस्तान के पास है, उसका एक पोर्शन चाइना को गिफ्ट कर दिया, साशकाम ट्रैक। चाइना कुछ भी करे, टेरिटरी दे दी उनको, गिफ्ट कर दी, ठीक है, उनको पता है हमने इंडिया पे अटैक करना है, चाइना भी हमारे साथ आ जाएगा तो मज़े आ जाएंगे, हम तो आराम से जीत जाएंगे, ठीक है। तो फाइनली सिचुएशन ऐसी है कि इंडिया अभी काफ़ी बैकफुट पे है, 65 में एक वीक लीडर, इकोनॉमी क्रम्बल, ठीक है, मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत कम, और उसके साथ ही पाकिस्तान के पास सब कुछ है, ठीक है, यूएसए का सपोर्ट, चाइना का सपोर्ट, और फिर मोराल भी कि इंडिया ऑलरेडी हारा है, इनको तो अभी तो हम वैसे ही हरा देंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले कच्छ में स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन, हाँ गुजरात, कच्छ गुजरात में आता है, हाँ कच्छ नहीं पता आपको कहाँ पे है, हाँ ये वाला पोर्शन कच्छ है, ये दिख रहा है, ये लिटिल रन और ये रन ऑफ कच्छ, ये बॉर्डर है चाइना के, सॉरी पाकिस्तान के साथ, ठीक है। तो एक्चुअल में ऑपरेशन डेजर्ट हॉक स्टार्ट किया जाता है, इनडायरेक्टली चाह रहे थे वो कि चेक किया जाए कि अगर हम अपने यूएसए वाले वेपन यूज़ करते हैं तो यूएसए रिस्पॉन्ड क्या कर, चलेंगे तो ऑब्वियसली चलेंगे, यूएसए क्या रिस्पॉन्ड करेगा, यूएसए ने तो मना किया हुआ है कि आपको नहीं यूज़ करने हैं, ठीक है। तो कच्छ वाले एरिया में बॉर्डर डिमार्केट नहीं है, ठीक है, कि क्या बॉर्डर है, और कच्छ की सिचुएशन क्या है, पूरा साल्ट पैन है, सॉल्ट पैन पता है ना, हाँ पूरे एरिया में बस नमक ही नमक फैला हुआ है, ठीक है। करिए गूगल, एक मिनट, आपको थोड़ी सिचुएशन समझ आएगी कैसी सिचुएशन है, गूगल करो रन ऑफ कच्छ, मैं आज भी लाना भूल गया, अदरवाइज हाँ मैप नहीं, बस रन ऑफ कच्छ, फोटो आपके सामने आएंगे, कुछ आपको पता चलेगा क्या है, इमेजेस, हाँ रेत नहीं है, ये नमक है, हाँ ठीक है, ठीक है, एकदम बिहड़ सा एरिया, कोई, हाँ हाँ, तो एकदम विहड़ सा एरिया जहाँ पे कोई पॉपुलेशन एग्जिस्ट नहीं करती है, तो पता कैसे चलेगा बॉर्डर कहाँ पे है, तो कोई डिमार्केशन थी नहीं। पाकिस्तान फाइनली क्या करता है, अटैक कर देता है इंडिया पे और क्लेम करता है कि हम कुछ 92,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हमारा आपके पास है, आप हमें देंगे, ठीक है। और इंडिया वैसी सिचुएशन में, इंडिया ने कुछ अच्छे से रिस्पॉन्स भी नहीं किया, वो लोग
हमारी 3-4 पोस्टें जो हैं वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और इंडिया ने रिस्पांस क्यों नहीं किया? क्योंकि इंडिया रिस्पांस करने की सिचुएशन में ही नहीं था। इंडिया का सबसे क्लोज वहाँ से मिलिट्री स्टेशन है भुज, ठीक है, और भुज जो है वो भी कम से कम 150-180 किलोमीटर दूर है कच्छ से, ठीक है, और उनका जो है वो कुछ 26 माइल्स ही दूर है, ऑलमोस्ट 40-50 किलोमीटर। तो वो अपनी आर्मी आराम से उस एरिया में पहुंचा सकते थे, और उनके पास यूएस वाले टैंक भी थे, ठीक है। तो उन्होंने आराम से हमारी 3-4 पोस्टें ले ली और इंडिया बैक कर जाता है वहाँ से। इंडिया कुछ भी थोड़ा बहुत रिटेलिएट करता है, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहता। उस टाइम पे यूके के पीएम हमारी सहायता के लिए आते हैं। सहायता हमारी के लिए नहीं आते, इनडायरेक्टली वो क्या करते हैं कि मैटर को यूएन लेके जाते हैं कि सीज फायर कर लेते हैं। फिलहाल एक ट्रिब्यूनल बैठेगा और ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा कि कौन सा एरिया किसके पास जाएगा, ठीक है। केस चला जाता है आईसीजे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। इंडिया का इतना वीक रिस्पॉन्स रहा कि पाकिस्तान को लगा ये क्या, इन्होंने तो कुछ किया भी नहीं, हम तो ऐसे ही जीत गए हैं। यूएस का कोई कुछ नहीं किया, यूएस ने कुछ नहीं किया इसमें। हाँ, उन्होंने नहीं किया कुछ भी। वहाँ से भी उनको एम्बोल्डमेंट मिली कि हाँ यूएस ने भी कुछ कहा नहीं, और इंडिया का भी अभी सिचुएशन बहुत ख़राब है, हमने तो ऐसे ही 3-4 पोस्टें इनकी जीत ली, ये तो रिटेलिएट करने की हालत में भी नहीं है। ये प्रॉपर टाइम है इंडिया पे फुल फ्लेज अटैक करने का। तो फाइनली लॉन्च किया जाता है ऑपरेशन जिब्राल्टार। ऑपरेशन जिब्राल्टार में क्या होता है कि जो पाकिस्तान की फोर्सेस हैं वो जो पुरानी इनकी स्ट्रैटजी थी, लोकल्स की तरह मिमिक करके जाएंगी और लोकल्स को इन्फ्लुएंस करेंगी कि आप इंडिया के अगेंस्ट अटैक करो। कुछ 3-4 हज़ार सोल्जर इन्होंने भेज दिए कि आप क्या करोगे, लोकल्स को इन्फ्लुएंस करोगे कि इंडिया पे अटैक करो और इंडिया को फाइनली वहाँ से हम भगा देंगे, ठीक है। कश्मीर में आके कश्मीरियों को इन्फ्लुएंस करना है, और वो छोड़ दिया उन्होंने, वो ख़त्म हो गया वहीं पे। हाँ, रन ऑफ कच्छ उनको लेना ही नहीं था। रन ऑफ कच्छ में उनको बस ट्राई करना था कि यूएसए का क्या रिस्पांस रहता है, इंडिया का क्या रिस्पांस रहता है, और अगर हम कुछ ऑपरेशन करते हैं तो जीत भी सकते हैं या नहीं। इनडायरेक्टली क्या होता है, आप एग्जाम में बैठने से पहले टेस्ट देते हैं या नहीं देते, है ना। तो इनडायरेक्टली उन्होंने टेस्ट किया कि हम कैसा परफॉर्म करते हैं। उन्होंने देखा अरे ये तो हम टॉप कर रहे हैं, अब तो एग्ज़ाम में जाना चाहिए, है ना। उन्होंने यूपीएससी अपने अकॉर्डिंग कंडक्ट करवाया कि आजा अभी हमें कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, अभी हम 6 महीने पहले देंगे, ठीक है। तो वो ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो कश्मीर में अपने सोल्जर्स को इन्फिल्ट्रेट करवाएंगे, और वो सोल्जर्स क्या करेंगे, लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे और कुछ स्ट्रैटेजिक लोकेशन अपने कब्जे में ले लेंगे, ताकि नहीं अभी काफ़ी चेंज होगी सिचुएशन। हाँ, और उस टाइम पे कश्मीर की सिचुएशन क्या उसको थोड़ा समझ लेते हैं। कश्मीर में जो मिलिटेंसी का मेनली क्राइसिस है वो ऑलमोस्ट 1980s के बाद चला है। शेख अब्दुल्ला के टाइम पे कश्मीर काफ़ी शांत था, ठीक है, ऐसा कोई उनमें इतनी ज़्यादा रिसेंटमेंट थी नहीं। शेख अब्दुल्ला इनके लीडर थे। इंडिया इंडिपेंडेंट होता है, एग्रीमेंट साइन होता है, और उसके बाद शेख अब्दुल्ला को बना दिया जाता है पीएम, ठीक है। हाँ, उस टाइम पे पीएम था 1965 तक, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर का अलग से था। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर का 1965 तक पीएम था, और पीएम और सदर रियासत, हाँ बाकी में सभी में सीएम थे। हाँ, ठीक है, 1965 तक हमारे गवर्नर को सदर रियासत कहा जाता था, इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट टाइप की पोस्ट थी। 370 बस 370 भी और स्पेशल था ना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन में उन्होंने साइन किया था कि आपकी ऑटोनॉमी हम मेंटेन रखेंगे, आपको हम अब बस हमारे इन वो कम्युनिकेशन और डिफेंस वगैरह आपका हमारे हाथ में, बाकी आप इंटरनली क्या कर रहे हो हमें इससे इतना ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। फाइनली शेख अब्दुल्ला को बना दिया जाता है पीएम, और शेख अब्दुल्ला क्या करते हैं, लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स में क्या है, क्या था लैंड रिफॉर्म्स में, सबसे पहले खत्म होगी जमींदारी, है ना। और जमींदार हैं कौन, जम्मू के राजपूत,
कश्मीरी लैंडलॉर्ड थे ही नहीं, ठीक है। ज़मीन थी उनके पास, किसके पास ज़मीन कहाँ से आई? हाँ डोगराज इनडायरेक्टली, हाँ हाँ हाँ। आपके एरियाज़ में भी देखो, अभी तो कहाँ ही देखोगे, अब तो बिक गई हैं बेचारों की सारी, तो हाँ हाँ वही, अभी भी बहुत है, लेकिन उस टाइम पे आप समझ नहीं सकते कितनी थी। तो एक तो ज़मींदारी खत्म हो गई, ऊपर से लग गई लैंड सीलिंग। इशू क्या है? सोशलिज्म। हाँ सबको मिलेगी, सब में बंटेगी, आपके पास क्यों है? ठीक है, बंटेगी तो जाएगी किसकी, जिसके पास है उसी से तो जाएगी। तो इनडायरेक्टली एक इशू जो आइडियोलॉजिकल है, इसको कॉम्युनल बना दिया गया। ठीक है, कॉम्युनल कैसे बना दिया गया कि हिंदुओं की ज़मीनें लेके मुस्लिमों में बांटी जा रही हैं, है ना। और फाइनली श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या करते हैं, इसको नेशनल लेवल पे मुद्दा बना देते हैं। इनडायरेक्टली एक पार्टी बनती है बाय द नेम ऑफ प्रजा परिषद, जिनके हेड होते हैं प्रेमनाथ डोगरा। वो लैंडलॉर्ड्स के इशू को काफ़ी उठाते हैं और कहीं ना कहीं कहते हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए, हमारी ज़मीनें जा रही हैं। हाँ लैंड रिफॉर्म्स में, लैंड रिफॉर्म्स का क्या था, इंडिपेंडेंस से पहले ही हम चाहते थे कि लैंड रिफॉर्म्स हों। लैंड रिफॉर्म्स में क्या होगा, काफ़ी चीज़ें होंगी। सबसे पहले ज़मींदारी ख़त्म होगी। ज़मींदारी का मतलब है जितने भी मिडल मैन हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद लगेगी लैंड सीलिंग, एक अपर लिमिट लगा दी जाएगी, मान लो 20 कनाल फॉर एग्जांपल, उससे ज़्यादा आप रख ही नहीं सकते। उससे ज़्यादा जितनी आपके पास है आपको देनी पड़ेगी, हाँ गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट क्या करेगी, बांटेगी गरीबों में। यहाँ तो जिनके पास कम है, या जिनके पास है ही नहीं, ठीक है। तो उस टाइम पे कौन लोग थे जिनके पास नहीं थी, दलित्स, ठीक है। उनके पास कहाँ से ज़मीनें आएंगी, तो उनको काफ़ी ज़मीनें मिली उस टाइम पे, ठीक है। या फिर मुस्लिम्स भी कुछ जिनके पास ज़मीनें नहीं थी। ऑलमोस्ट पता क्या होता था, अलग अलग स्टेट में अलग अलग लाता था। लैंड रिफॉर्म जो है ये स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट्स में बिल पास किए जाते थे और फिर हर स्टेट में अलग अलग तरीके से लैंड रिफॉर्म लाए जाते थे। यहाँ पे ला रहे हैं अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, ठीक है, JNK में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्रजामंडल प्रजा परिषद बन जाती है, प्रेमनाथ डोगरा उसको हेड करते हैं और कहीं ना कहीं वो ट्राई करते हैं कि हम लैंडलॉर्ड्स के इंटरेस्ट को प्रमोट करें कि ये सब नहीं होना चाहिए। एक सोशलिज्म का इशू, इसको कम्युनलिज्म की तरह पेश कर दिया जाता है। और फिर उस टाइम पे हिंदुओं के सबसे बड़े लीडर कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनके नाम पे आजकल आपका ये चनैनी नाशरी टनल है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो फाउंडर थे जनसंघ के, जो प्रीकर्सर है BJP की, ठीक है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या करते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मैटर को हाईलाइट करते हैं और कहते हैं कि इससे पहले का भी अगर आपको हल्का सा सिनेरियो बता दूं, 1952 में दिल्ली अकॉर्ड साइन किया जाता है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अपने अब्दुल्ला जी, ठीक है। और दिल्ली अकॉर्ड में क्या था कि आपको ऑटोनॉमी मिलेगी, आपके राइट्स रिजर्व रखेंगे, लैंड कोई नहीं ले सकता, आपको अपना फ्लैग मिलेगा, आपको अपनी लैंग्वेज आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपना कॉन्स्टिट्यूशन आप बना सकते हो, हाँ, ठीक है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते हैं ऐसा कैसे, एक कंट्री है, सब कुछ एक होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये प्रजामंडल वाला भी इशू है, प्रजा परिषद बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अब्दुल्ला, ठीक है। अब्दुल्ला है डायरेक्टली वो कहेंगे कश्मीर की गवर्नमेंट, ठीक है, जो यहाँ की गवर्नमेंट थी और जो सेंटर की गवर्नमेंट थी, उनके बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ 1952 में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके भी अगेंस्ट से, और साथ में ये वाला इशू भी था, कौन सा, लैंड वाला। तो वो इंटर करते हैं JNK में और उन्होंने पहले ही कह के आते हैं कि मैं करूँगा पूरे कश्मीर में रैली, मैं इसके अगेंस्ट बात करूँगा, ये जो भी आपका 370 वगैरह है, इंडिया को एक ही होना चाहिए, इंडिया को ऐसे डिवाइड आप नहीं कर सकते, अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग प्रिविलेजेस देके।
नेहरू ने उस टाइम अब्दुल्ला को कहा कि इसको अरेस्ट मत करना, ठीक है, लेकिन अब्दुल्ला मानते नहीं है। जब वो यहाँ अरेस्ट कर देते हैं, और उससे भी बुरी बात ये होती है कि उनकी डेथ हो जाती है जेल में ही। उसके बाद इशू काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। इशू अभी तक नेहरू को लग रहा था कि अब्दुल्ला इज़ माई मैन इन कश्मीर, लेकिन प्रूव क्या हुआ? हाँ, इनडायरेक्टली प्रूव ये हुआ कि नेहरू सेंटर में उसका आदमी बैठा हुआ है उसकी, ठीक है। और फिर नेहरू क्या करते हैं, अब्दुल्ला को हटा देते हैं और नया पीएम आता है जिनका नाम था गुलाम मोहम्मद बख्शी, ठीक है। अब ऑलरेडी अब्दुल्ला नाराज़ हैं, पाकिस्तान को लगता है कि हम ऐसे लोग भेजेंगे, अब्दुल्ला ऑलरेडी नाराज़ हैं, तो सिचुएशन हमारे फेवर में हो जाएगी। अब्दुल्ला का काफ़ी होल्ड है कश्मीर में, और अब्दुल्ला को अगर हम मना लें या फिर इनडायरेक्टली अगर वो हमें सपोर्ट करे तो हम इंडिया को यहाँ से भगा सकते हैं। अब्दुल्ला नाराज़ थे, पागल नहीं थे, ठीक है। उनका स्टार्ट से ही स्टैंड ये रहा था कि हमें इंडिया के साथ जाना है, ठीक है। उन्होंने कभी पाकिस्तान जाने की बात ही नहीं की। तो इनडायरेक्टली जब वो लोग इन्फिल्ट्रेट करते हैं तो कुछ ट्राई करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत अच्छे से अचीव नहीं कर पाते। उसके साथ ही एक और वो ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हैं पाकिस्तान की आर्मी, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। प्लान देखो आप, प्लान क्या है कि कश्मीर में आ गए हैं हमारे लोग, जम्मू से आर्मी आ गई तो क्या होगा? जम्मू से आर्मी ही नहीं आनी चाहिए, इसलिए हम अखनूर ही कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम कौन से एरिया में होता है? अखनूर वाले, कि अखनूर ब्रिज को ही तोड़ देंगे। अखनूर एरिया वो है ना, आरएस पूरा हो गया, छाम्ब एरिया हो गया, जोड़ियाँ जो भी हैं उस एरिया के गाँव, ठीक है, वो एरिया पूरा कैप्चर कर लेंगे और अखनूर में ब्लॉकेड लगा देंगे। इंडियन आर्मी अखनूर से आगे आ ही नहीं पाएगी। यहाँ पे हम चलाएंगे अपना पूरा ऑपरेशन और कश्मीर हो जाएगा आज़ाद, ठीक है। सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे होगा, ठीक है। और वहाँ पे बैठे हुए हैं इंडिया के एक अनडिसाइसिव पीएम, ठीक है। उनको ये भी लग रहा था कि ये बिल्कुल ही फीबल हैं, तो विजय लक्ष्मी पंडित पार्लियामेंट में कहती हैं इनको द प्रिजन ऑफ इनडिसीजन, ठीक है, कि ये डिसीजन ही नहीं ले पाते। विजय लक्ष्मी पंडित कौन है? सिस्टर ऑफ नेहरू, ठीक है। ये अभी परेशान है, क्या किया जाए। ये कॉल करते आर्मी चीफ को, और आर्मी चीफ भी उस टाइम पे, फिर मैं क्या कहूँ, JN चौधरी उस टाइम पे आर्मी चीफ थे। अगर उनकी पर्सनैलिटी डिफाइन करूँ तो ही हेट वॉर्स। वॉर हेट करना बुरी बात नहीं है, लेकिन आर्मी चीफ होके करना थोड़ा गलत है, ठीक है। तो वो चाहते थे कि जैसे कैसे वॉर को रोक दिया जाए, या वॉर नहीं होनी चाहिए, हमें इंडल्ज नहीं होना, जो छोटा मोटा स्कमिशेस चल रहा है उसी में चलने दो। इनको कॉल की जाती है भाई शास्त्री जी। शास्त्री जी कहते हैं जी क्या करना चाहिए, अभी दोनों तरफ से अटैक कर रहे हैं, एक तो कश्मीर में इनके आदमी घुस गए हैं, ऊपर से अखनूर वाले एरिया में भी इन्होंने, अखनूर वाले एरिया में तो इन्होंने बहुत गंद मचाया था पाकिस्तान ने ना, पूरे US के टैंक वगैरह आके, और ये पूरा वहाँ पे इन्फिल्ट्रेट कर चुके होते हैं, ऑलमोस्ट बॉर्डर विलेजेस इन्होंने कवर कर लिए होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उस टाइम पे ये अपने जो ब्रिगेडियर होते हैं उसकी कमांड चेंज करते हैं, या खान को कमांड दे देते हैं, जिससे एक दिन मिल जाता है इंडिया को, और इंडिया अपना अखनूर में फोर्सेस काफ़ी रिइंफोर्स कर देता है। उसके बाद भी सिचुएशन ये है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, पीछे तो नहीं जा रहे वो, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि इंडिया ने फोर्सेस भेज दी हुई है ना अखनूर में, ठीक है वो इंडिया के एरिया में ही, लेकिन वो एक पॉइंट पे आके वहाँ से आगे नहीं जा पा रहे। JN चौधरी को कॉल की जाती है भाई शास्त्री कहते हैं कि क्या करना चाहिए। वो कहते हैं कि ऐसा, वो सोचते हैं कि यार एक ऐसा सलूशन बताऊंगा तो बिल्कुल करने लायक ही नहीं होगा, ताकि मुझे दोबारा ना पूछें। वो भी नहीं चाहते वो कहते हैं कि सेकंड फ्रंट खोल देते हैं वहाँ पंजाब में जाके, ये अपनी फोर्सेस सारी इधर उधर कर देंगे। उनको लगा था कभी मानेंगे ही नहीं शास्त्री, उन्होंने उसी टाइम कहा ठीक है खोल लो। हाँ, सेकंड फ्रंट मतलब अभी एक फ्रंट पे वॉर चल रही है कश्मीर में, दूसरे एरिया में स्टार्ट कर देंगे ताकि हाँ ध्यान भटक जाए, उनको अपनी फोर्सेस अलग जगह पे भी लगानी पड़े, वो एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं कर पाए, ठीक है। ये था सेकंड फ्रंट।
उन्होंने कहा ठीक है खोल दो, और सेकंड फ्रंट वो ऐसा खुलता है कि इंडिया पहुंच जाता है लाहौर, ठीक है, इंडिया लाहौर पहुंच जाता है, पाकिस्तान अखनूर में, हाँ अखनूर पहुंचा हुआ है, कश्मीर में भी इंडिया उनको भगा देता है, और पीओके पहुंच जाता है, हाजीपीर पास को अपने कब्जे में ले लेता है। अभी सिचुएशन ऐसी है, अभी रशिया कहीं ना कहीं अपना स्टेचर बढ़ाने का ट्राई करता है। रशिया कहता है कि अभी मैं करवाऊंगा आपकी बात, ठीक है, रशिया बनता है मीडिएटर और कहता आओ बात करते हैं। पाकिस्तान तुरंत मान जाता है हाँ ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है मेरी सिचुएशन क्या है, इंडिया ऑलरेडी लाहौर पहुंच चुका है, ठीक है, और इंडिया उस टाइम पे अभी डिसाइड करना है कि हाँ बात करनी है या वॉर करनी है। फिर से जाते हैं चौधरी के पास, आर्मी चीफ के पास, हाँ शास्त्री जी, पूछते हैं कि क्या सिचुएशन है, कहते हैं आप जाओ बात करो, हमारे पास एम्यूनेशन ख़त्म हो गया है, वो चाहते ही नहीं थे वॉर। हाँ एम्यूनेशन हमारा कम हुआ था, लेकिन बाद में जब रिपोर्ट आती है हमारा बस 14% एम्यूनेशन यूज़ हुआ था, हमारा बाकी पूरा स्टॉक बचा हुआ था, ठीक है, हाँ, और वो उनका ख़त्म होने की कगार पे था। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमारी लीडरशिप की ही वीकनेस थी, जो हम एक डिसाइसिव विन नहीं ले पाए 62 वॉर में, ठीक है। अदरवाइज़ अगर हमारे लीडर डिसाइड करते, ऑलरेडी पीओके हमारा होता और लाहौर भी हमारा होता। हाँ, तो हुआ क्या, बैठ के गए तशकांत पे, फिर वो मूवी भी देखी होगी आपने, तशकांत फाइल्स, नहीं देखी तो देख लेना, ठीक है, देखने लायक है थोड़ा, ठीक है, कि शास्त्री जी कैसे मरे। तशकांत में जाके एग्रीमेंट साइन होता है और फाइनली डिसाइड किया जाता है कि जिसने जो एरिया कवर किया वो वापस करेगा। इंडिया ऑलमोस्ट कुछ 1000 किलोमीटर से ऊपर कवर कर चुका होता है, उन्होंने भी हमारा 500 किलोमीटर कवर कर लिया होता है, लेकिन सारा एरिया वापस कर दिया जाता है। इंडिया भी सारा वापस कर देता है, वो भी सारा वापस कर देता है, और सभी प्रिजनर्स ऑफ वॉर एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। ये था तशकांत एग्रीमेंट, लेकिन तशकांत से हमारे पीएम कभी वापस आए ही नहीं, उनकी वहीं पे डेथ हो जाती है, जो अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है कि डेथ हुई कैसे। कुछ लोग कहते हैं कि उनको पॉइजन दे दिया गया, और कुछ लोग कहते हैं कि वो हार्ट अटैक से मरे हैं, कुछ भी हो सकता है। पंगा उनसे नहीं होगा, अब तशकांत में जाके मर रहे हैं तो फिर दो चीज़ें हो सकती है उस टाइम पे। तशकांत उज़्बेकिस्तान में, उज़्बेकिस्तान रशिया के, हाँ अफ़गानिस्तान के पास में, ठीक है, हाँ हाँ वो सारे स्थान उधर ही, और ये सारे रशिया के ही रेमिनेंट्स हैं। 1993 में रशिया से ही सारे आज़ाद हुए हैं। जब यूएसएसआर डिवाइड हुआ उसके बाद रशिया जो उसकी पेरेंट कंट्री बनी, ये बाकी सारे वहीं से निकले हैं, ठीक है। सबसे पहले यूएसएसआर ही था ये, हाँ यूएसएसआर का राज था इन सब पे। इन्फ्लुएंस नहीं था अमेरिका का, अमेरिका इनडायरेक्टली वॉर कर रहा था वहाँ पे कि मैं लाऊंगा यहाँ पे डेमोक्रेसी। किसके साथ? जो वहाँ पर पॉइंटर्स कॉलेज मतलब जितना भी था सारे भाईचारे से रहते थे, वहाँ के बच्चे पढ़ते थे ना, तो दे वर लाइक कि हाँ कहाँ पढ़ते थे? अफगानिस्तान के जो बच्चे पढ़ते हैं कॉलेज में हमारे साथ, यहाँ पे नहीं, मैंने पीयू से पढ़ा है ना। अच्छा अच्छा, हाँ, तो वहाँ पर जो उनके थे रिपोर्ट आ गया, दे वर लाइक यू आर सो हैप्पी अंडर देयर रूल, अंडर देयर रूल नहीं मतलब उनके साथ, तो बाद में तालिबान से आकर सब कुछ खराब कर दिया। अच्छा ठीक है, तो इनडायरेक्टली क्या था वो तो वैसे हम पढ़ेंगे आईआर में, लेकिन अगर अभी आपको हल्का हल्का डिस्कस किया जाए तो 1975 में 1979 में क्या होता है, रशिया अटैक करता है अफ़गानिस्तान में और कवर करने का ट्राई करता है, और फिर उसके बाद रशिया को हराने के लिए दो फोर्सेस बनाई जाती हैं भाई, यूएसए एंड पाकिस्तान, ठीक है। एक तो तालिबान वही था, रशिया नहीं, रशिया को भगाने के लिए उन्होंने ट्राई किया था, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, तालिबान का कब्जा आ जाता है और वो बिल्कुल बिहेव करता है इनह्यूमन सा, वुमेन्स पे एट्रोसिटीज़, या आप कुछ अच्छा बिजनेस नहीं कर सकते जो भी है। तो फिर
यूएसए उस टाइम पे लीडर था, लीडर को बुरा लगा, उन्होंने अटैक कर दिया कि हम इनको हटाएंगे, हम लाएंगे यहाँ पे डेमोक्रेसी, सरकार अपनी नहीं, डेमोक्रेसी लाएंगे, आप लोग ही चुनोगे, ठीक है, सरकार उनकी ही थी, बस रशिया इंश्योर करेगा कि डेमोक्रेसी रहे, कोई भी मिलिटेंट ग्रुप इरप्ट ना हो और वायलेंस ना हो। उसने कहा कि हम चुन चुन के मिलिटेंट्स को यहाँ पे मारेंगे, जो उसने काफ़ी ट्राई किया, लेकिन अफ़गानिस्तान को कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स मतलब जितने भी एम्पायर यहाँ पे आते हैं उनकी कवरिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। वही हुआ यूएसए के साथ भी, फाइनली 2021 में उनको भागना पड़ा यहाँ से। हाँ, साथ में नहीं थे, इनडायरेक्टली वो क्या कर रहे थे, फोर्सफुली जो वहाँ के जो ग्रुप्स हैं, पावर ग्रुप्स, उनको काउंटर करने का ट्राई कर रहे थे कि हम कहीं ना कहीं लोगों में डेमोक्रेसी की फीलिंग ले आएँ और लोग डेमोक्रेटिकली रहे। तो जो भी वो सरकार चुनते थे वैसे वैसे चलती थी, और चलती कैसे थी, क्योंकि वो ऊपर बैठे हुए थे, मिलिट्री उनकी वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट थी, ठीक है। तो अपनी आर्मी उस टाइम पे नहीं थी, आई थिंक, नहीं आर्मी होगी उनकी, लेकिन यूएसए क्या कर रहा था, उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहा था, मिलिट्री ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेगा, बाकी सारी एड भी प्रोवाइड करेगा उनको कि आप यहाँ पे स्कूल खोलो। इंडिया ने भी काफ़ी एड प्रोवाइड की। अच्छा, हाँ, तो इंडिया ने भी काफ़ी एड प्रोवाइड की है। इंडिया ने फॉर एग्जांपल, इंडिया ने जो उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है वो इंडिया ने बढ़ाई है, हाँ, और सलमा डैम है जो इंडिया की कंट्रीब्यूशन से बना हुआ है। इंडिया का एक प्रोजेक्ट है हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब छोटे छोटे काम करती है और जो दिखते बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल स्कूल खोल दिया या फिर हॉस्पिटल खोल दिया, लोगों को घर प्रोवाइड करवा दिए, इस टाइप के प्रोजेक्ट इंडिया भी चलाती है, वहाँ पे आज भी चल रहे हैं। हाँ, लेकिन इंडिया ने कहा है कि हम आपके साथ डील नहीं करेंगे, लेकिन हम अपनी ह्यूमैनिटेरियन एड भी नहीं छोड़ेंगे, तो हम आपको जो लोगों को हमारा पैसा जाता है वो हम देंगे, आपके साथ हम बात करें या ना करें वो अलग बात है, ठीक है, लोगों की हम हेल्प करते रहेंगे, ठीक है। IR में करेंगे डिस्कस अच्छे से, कोई नहीं, अभी शॉर्ट में इतना ही हो सकता है। वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे। लाल बहादुर शास्त्री फाइनली डेथ हो गई, KGB पे मैं था। KGB क्या है, उस टाइम की सिक्योरिटी नहीं कहूँगा, इंटेलिजेंस एजेंसी, सीक्रेट एजेंसीज होती है ना, KGB थी उस टाइम पे रशिया की। यूएसए की कौन सी है, इंडिया की तो है ना रॉ, हाँ, CIN, हाँ, CIN, ठीक है। तो KGB और CIN का काफ़ी रिवैल्ड्री चलती थी, और ये काफ़ी ऐसे ही ऑपरेशन करते थे, कोई पता नहीं चल रहा कौन मर रहा है, कहाँ मर रहा है, कैसे मर रहा है, बस काम इन्हीं के होते थे, या इनके, ठीक है। और एक अफवाह ये भी है मार्केट में कि उस टाइम पे KGB ने पूरे कैमरास लगा के रखे हुए थे इनके रूम पे, ठीक है। KGB इनकी सिक्योरिटी एजेंसी है रशिया की, ये पूरा मोनीटर कर रहे हैं, ठीक है, ये यूएसए की एजेंसी है, ठीक है। तो KGB ने क्या किया हुआ है, शास्त्री जी के पूरे रूम में उन्होंने कैमरास लगा के रखे हैं। तो जब उन्होंने देखा कि शास्त्री जी अच्छी हालत में नहीं है तो हेल्प बुलानी चाहिए, है ना, लेकिन अगर वो बुलाते तो पता चल जाता कि आपको कैसे पता तो फाइनली क्या, वो उस टाइम पे इनका इतना चलता था कि जो करवाना चाहते थे करवा सकते थे, इनडायरेक्टली इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, ठीक है। तो रिपोर्ट में तो यही आया है कि हार्ट अटैक से मरे थे, लेकिन सच्चाई क्या है वो किसी को नहीं पता, था भी या नहीं, ठीक है, वो भी एक अफवाह ही है कि हाँ कैमरा था, तो सच्चाई ना किसी के सामने आई है। अब आप मूवी देख सकते हैं तशकांत फाइल, लेकिन उसके बाद भी ये डिसाइड मत करना कि कैसे हुआ, ठीक है, वो बस आपको इवेंट को थोड़ा बता सकती है। इनडायरेक्टली मूवीज़ क्या होती हैं, आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होती हैं, हाँ हाँ, तो उसमें ऐसा भी हो सकता है, हमें भी बताया गया हो कि इंदिरा गांधी PM बनना चाहती थी तो उन्होंने मरवा दी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हाँ। तो अभी सिचुएशन क्या है,
अच्छा, हमारा बच गया एक जय जवान जय किसान। इसमें कुछ भी नहीं है। 65 वॉर के बाद इनका स्ट्रक्चर काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है और ये जाते हैं एक गांव में और वहाँ पे स्लोगन देते हैं जय जवान जय किसान। जय जवान इसलिए क्योंकि हमने मिलिट्री वॉर जीती है, और जय किसान इसलिए क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, हंगर बहुत ज़्यादा है। इनडायरेक्टली हम उतना भी प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे जितना हमें चाहिए। PL480 नाम का एक प्रोग्राम चलता था जिससे UN हमें फ्री में ग्रेन प्रोवाइड करता था, ठीक है, वीट। हाँ, ह्यूमैनिटेरियन। हाँ, तो इन्होंने कहा पाकिस्तान के वॉर के टाइम पे कि अगर आपने वॉर बंद नहीं की तो आपकी ग्रेन बंद कर दी जाएगी, और फाइनली हो गई। अभी हमारे पास ऐसी सिचुएशन है कि हमारे पास उतना भी नहीं है कि हम 3 टाइम खाना खा सकें। तो क्या सोल्यूशन है? 2 सोल्यूशन दिए इन्होंने। एक तो किचन गार्डन, खुद उगाओ, ठीक है। सिटीज़ में भी आप इतना तो उगा ही सकते हो, किचन गार्डन तो कर ही सकते हो अपने लिए। और दूसरा इंटीमेट फास्टिंग। वीक में 1 दिन खाओ ही नहीं, ठीक है। हाँ, कौन करता है? आप लोग कर सकते हो, मैं नहीं करता, ठीक है। तो पूरे देश को करना है, ठीक है, आपके अकेले के लिए नहीं है। और सबसे पहले इन्होंने अपने बीवी बच्चों को खाना बंद करवाया है कि आप नहीं खाओगे, ठीक है। हाँ, सबसे पहले हम पे अप्लाई होगा, उसके बाद देश पे अप्लाई होगा। हाँ, करनी चाहिए। मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे खाना पसंद है। मेरे से नहीं की जाती। करनी चाहिए क्योंकि आपका, इसलिए नहीं करनी चाहिए कि किसी रिलीजियस बुक में लिखा है, इसलिए करनी चाहिए कि आपकी हेल्थ मेंटेन रहती है, ठीक है। हाँ, बाकी इसलिए नहीं करनी चाहिए कि सोमवार का व्रत रख लूँ तो हाँ कोई लड़का अच्छा मिल जाएगा। हाँ, मतलब बहुत लोग ऐसा करते हैं। मंगलवार का रख लूँ तो पता नहीं कौन से वाले मान जाएंगे, ठीक है, कुछ भी चलता है, ठीक है, जिसको जैसी श्रद्धा हो वैसे कर सकता है। हाँ, नवरात्रि में आपको खाना नहीं खाना है लेकिन आलू खा सकते हो, स्पेशल वाले कुछ फ्रूट खा सकते हो। हाँ हाँ, मतलब फिर फास्ट का क्या मतलब है? हाँ, अच्छा। हाँ, खत्म होने दो, उसके बाद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इंदिरा गांधी का एरा। इंदिरा गांधी फ्रॉम 66 में डेथ होती है, 66 से 69 तक। क्या क्या इवेंट हुए? अभी सिचुएशन क्या है, हमारे पीएम की फिर से डेथ हो गई है, अब हमें नए पीएम चाहिए। फिर से आते हैं हमारे बेचारे गुलजारी लाल नंदा, फिर से बना दिया जाता है केयर टेकर पीएम। आप टाइम पास किया पीएम, जब तक हम डिसाइड नहीं करते कौन पीएम बनेगा, ठीक है। किसी और को बना देंगे तो वो सच में पोजीशन पकड़ के बैठ जाएगा, है ना। तो ऐसा बंदा चाहिए जो जिसमें ऐसी कैपेबिलिटीज़ ना हो। अभी कंटेंडर कौन है? इंदिरा गांधी, कामराज और मोरारजी देसाई। इंदिरा गांधी अब खुद को तो पोर्ट्रेट नहीं कर सकती, ठीक है। मोरारजी देसाई ने कहा कि इस बार तो मैं लड़ूंगा ही लड़ूंगा, आप किसी और को नहीं बनाओगे, अब तो मैं बनूंगा ही बनूंगा, कब से वेट कर रहा हूँ मैं। पहले नेहरू जी, उसके बाद फिर शास्त्री जी, अब तो मेरी बारी। और इस बार कामराज भी चाहते हैं कि हाँ मैं बनूं, लेकिन इनको अपनी लिमिटेशंस पता है कि मैं क्यों नहीं बन सकता। एक ऐसे नेशन में जहाँ पे ऑलमोस्ट हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन है, और ना तो मुझे हिंदी आती ना इंग्लिश आती, मैं कैसे लोगों के बीच में जाके अपने व्यूज़ रखूँगा, ठीक है। तो कामराज जी तो हो जाते साइड। मोरारजी देसाई को तो ये बनना नहीं देना चाहते, इनको पता है मोरारजी बन गए तो फिर नेहरू वाला हिसाब हो जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन आ जाएगा और फिर बाकी सभी कहीं ना कहीं साइड पे रह जाएंगे। तीसरा बनाए किसको जाए? इंदिरा गांधी का एक कोई खास होता है, वो कामराज जी के पास जाता है, देखिए जी छोटी सी तो लड़की है, ठीक है, हाँ
1966 में तो कितनी एज हुई होगी, है ना। और एक वुमेन कहाँ आपके डिसीजन को ऑब्जेक्ट कर पाएगी। हाँ ठीक है, और वो तो बनना भी नहीं चाहती, आप तो बना रहे हो उसको, तो वो तो आपके अंडर ही काम करेगी, ठीक है। लेकिन मोरारजी देसाई कहते हैं कि इस बार तो इलेक्शन होगी कांग्रेस के अंदर, फिर डिसाइड होगा पीएम कौन बनेगा। तो फाइनली इलेक्शन होती है और इंदिरा गांधी के पास बहुत सारे कार्ड्स हैं। कार्ड्स इन द सेंस सबसे पहले कि एक वुमेन है और नेहरू की बेटी है। नेहरू एक ऐसे लीडर जो पूरी कांग्रेस को स्ट्रॉन्ग है उसमें, ठीक है। अपने टाइम पे उन्होंने सिंगल हैंडेडली 2-3 बार जिताया हुआ है और वो उनका स्टेट्योर ही अलग था उस टाइम पे। तो नेहरू की बेटी अगर आएगी तो फिर जीतेगी, है ना। और जब इनको कामराज का भी सपोर्ट मिल गया तो फाइनली इंदिरा गांधी फिर जीत जाती हैं और मोरारजी देसाई बेचारे उस टाइम के लाल कृष्ण आडवाणी, है ना। लेकिन ये बन जाते हैं एक बार, 1977 में बनते हैं। तो फाइनली इंदिरा गांधी आ जाती हैं, लेकिन ये आते ही अपने कारनामे दिखाना शुरू कर देती हैं। सबसे पहले 1996 में करती है डीवैल्यूएशन। क्या है डीवैल्यूएशन? हाँ, डीवैल्यूएशन का मतलब करेंसी को डीवैल्यू कर देना। फॉर एग्जाम्पल अभी क्या हो रहा है, मार्केट प्राइस चलता है ना, मान लो एक यूएस पे हमें मिलते हैं 82 रुपीज़, है ना। कल को 81 भी हो सकते हैं या 83 भी हो सकते हैं। डीवैल्यूएशन का मतलब है सरकार खुद ही गिरा रही है, हम 1 रुपये के लिए देंगे 130 रुपये। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, वैसा सिनेरियो इतना बुरा नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। उस टाइम पे एक का कुछ 32 रहा होगा और इन्होंने कुछ 60 के आसपास कर दिया होगा, ठीक है। क्या बेनिफिट होगा इससे? क्या बेनिफिट है डीवैल्यूएशन से? मान लो आप मार्केट प्राइस है डॉलर का 82 रुपीज़, ठीक है। अभी क्या मार्केट डिसाइड करती है, रोज़ फ्लक्चुएट होता है 1-2 रुपये ऊपर नीचे, जितना भी रुपये स्ट्रांग होगा वीक होगा मार्केट डिसाइड करेगी। हाँ, वैल्यू पैसे की, ठीक है। तो उन्होंने वैल्यू को ही डीवैल्यू कर दिया, वैल्यू कम कर दी। अब $1 पे मिल रहे हैं 130। समझ आया कि अब सरकार ने खुद ही डिसाइड कर दिया कि हम इतने दे देंगे, ठीक है। अब ये रुपये उस टाइम पे एक्चुअल में मार्केट प्राइस ऐसा नहीं था, उस टाइम पे आप खुद भी डिसाइड कर सकते थे। ये 1993 के बाद स्टार्ट हुआ है मार्केट फ्लोटिंग सिस्टम। ये इकोनॉमी में पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1992-93 से पहले आप अपनी करेंसी का खुद डिसाइड करते थे, हाँ खुद ही वैल्यू देते थे, ठीक है। तो इन्होंने डीवैल्यू कर दिया बिना किसी को कॉन्फिडेंस में लिए। कॉन्फिडेंस में किसको लेना था? सिंडिकेट के जो मेंबर हैं, कामराज और बाकी सब, ठीक है। इन्होंने उनको कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं और डीवैल्यू कर दिया। और डीवैल्यू किया क्यों? क्योंकि प्रेशर आ रहा था IMF से और वर्ल्ड बैंक से प्रेशर। हाँ, इकोनॉमिक क्राइसिस ऑलरेडी है, ठीक है। इकोनॉमिक क्राइसिस तो पूरा चल रहा है साथ साथ, ठीक है। क्योंकि IMF क्या करता है? IMF देता है आपको लोन आपके शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन के लिए। आपके अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट मिसमैच हो जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? मान लो इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है, इंडिया को देने हैं कुछ 108 करोड़ डॉलर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन इंडिया के पास हैं 50 करोड़ डॉलर, तो इंडिया कहाँ से देगा? ठीक है। डीवैल्यू करने से क्या होगा कि अब आपके एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, ठीक है। बाहर से कोई $1 कमा के लेके आ रहा है तो घर पे उसको 130 रुपये मिलेंगे, पहले उसको मिलते थे 80 रुपीज़, तो उसको पैसे ज़्यादा मिलेंगे, तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो डॉलर आएगा, ठीक है। पेमेंट तो हमें डॉलर में करनी है, हमें रुपीज़ में थोड़ी करनी है, ठीक है। डॉलर आएगा तो हम पेमेंट कर सकते हैं। आ रहा समझ? डाउट है कुछ? IMF ने और वर्ल्ड बैंक ने इनको फोर्स किया कि आपको डीवैल्यू कर देना चाहिए, तो 1966 में डीवैल्यू कर दी जाती है। लेकिन इशू ये था, इंदिरा गांधी एक चीज़ भूल गई, हम तो एक्सपोर्टिंग कंट्री है ही नहीं,
हम एक्सपोर्ट करते ही नहीं थे उस टाइम पे। क्या एक्सपोर्ट करते थे हम? कुछ भी नहीं करते थे, बहुत कम चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो फ़ायदा तो उनका होगा जिनके एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, हमारे बढ़ेंगे कहाँ से जब ऑलरेडी है ही नहीं तो, ठीक है। इम्पोर्टर्स का फ़ायदा होगा ना फिर। तो फाइनली रिफ्ट क्रिएट होना शुरू हो जाता है बिटवीन कामराज एंड इंदिरा गांधी। और उसी टाइम पे क्या होता है, आ जाती है इलेक्शन 1967। 1967 इलेक्शन में अभी कामराज कहते हैं कि अब तो जो भी स्टेट में इलेक्शन है अभी सीट, हाँ स्टेट में, सेंटर में भी है स्टेट में भी है, कह रहे स्टेट में सीटें मैं अपनी मर्जी से बांटूंगा, किसको टिकट देनी है किसको नहीं देनी मैं डिसाइड करूंगा। मैंने कहा ठीक है आप दे दीजिए। और फाइनली 8 स्टेट में कांग्रेस हार जाती है। पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस 8 स्टेट में हारी है। अभी तक बस केरला में हारती थी, वो भी कम्युनिस्ट से, ठीक है, क्योंकि कम्युनिस्ट का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। लेकिन 8 स्टेट में हार गई है और सेंटर में जीत गई। फाइनली क्या कंक्लूड होता है इससे, आपने जिसको टिकट दी थी वो तो सारे हार गए, आप तो एग्जिस्ट नहीं करते, आप हो कौन, ठीक है। सेंटर में तो मैं थी और मैंने तो जिता दिया पार्टी को, ठीक है। तो फाइनली इंदिरा गांधी का स्टेचर और बढ़ जाता है विद इन कांग्रेस, लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइड आइडियोलॉजिकली भी था। कामराज वर्सेस इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी थी लेफ्ट ऑफ सेंटर। लेफ्ट ऑफ सेंटर का मतलब क्या है, लेफ्ट और राइट के बारे में हमने डिस्कस किया था। लेफ्ट जो मेनली प्रो पीपल हों और राइट जो प्रो कैपिटलिस्ट हों। ऐसा नहीं कि बस चाहते हैं कि बस कैपिटलिस्ट का ही फायदा हो, इनका थिंकिंग थोड़ा अलग है कि ज़्यादा पैसा बनेगा तो ज़्यादा बंटेगा। ये कह रही डायरेक्ट जाना ही लोगों के बीच में चाहिए, ठीक है। इनडायरेक्टली इनके फादर थे सोशलिस्ट, तो ये भी हैं सोशलिस्ट। और सोशलिज्म का क्या एम है, नेशनलाइजेशन। ये चाह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन। नेशनलाइजेशन का मतलब क्या है, जितनी भी कंपनीज हैं सारी सरकार के हाथ में आएंगी। तो 1969 में ये क्या करती हैं, 14 बैंकों को नेशनलाइज कर देती हैं। हाँ जितनी भी नहीं, मतलब ऑलमोस्ट जो मेजर इकोनॉमी को रूल करती हैं, जिन पे इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, वो सरकार के कंट्रोल में होनी चाहिए, ठीक है। 14 बैंकों को उस टाइम पे नेशनलाइज कर दिया गया। उस टाइम पे बैंक्स की क्या सिचुएशन थी, मेनली रिसाइड करते थे अर्बन एरियाज़ में, अकाउंट थे बस चंद लोगों के, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं जिनकी इंडस्ट्रीज चल रही हैं वो बैंक्स में अपना पैसा रखते थे और वही वैसे बैंक का बिजनेस चल रहा था। इन्होंने बैंक्स कर दिए नेशनलाइज और कहा जाओ गांव-गांव में जाके खोलो ब्रांचेज। अब कोई बैंक, प्राइवेट बैंक कोई क्यों जाके खोलेगा गांव में ब्रांच, कोई डिस्ट्रिक्ट में जाके ब्रांच क्यों खोलेगा उस टाइम पे, है ना। वहाँ तो ऑलरेडी पैसा नहीं है ना, पैसा है नहीं तो इसका मतलब पैसा जाना तो चाहिए ना, और जाएगा कहाँ से, बैंक से। बैंक अगर वहाँ पे ब्रांच खोलेगा तो बेनिफिट क्या है, मान लो हम रहते हैं किश्तवाड़ फॉर एग्जांपल, बैंक है जम्मू में, 1960s की सिचुएशन है, आपको लोन लेना है, आपको जम्मू आना पड़ेगा, कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, और उस टाइम पे लोन कैसे मिलता था। और अगर बैंक खुल जाएगा किश्तवाड़ में ही तो फिर, और वो भी कह दिया जाएगा कि अगर कोई गरीब है तो उसको सब्सिडी भी दो, ठीक है। तो इनडायरेक्टली क्या होगा, गांव में पैसा आएगा, आया तो लोन से ही लेकिन सब्सिडी भी मिलेगी, और पैसा आएगा तो कहाँ पे जाएगा, बिजनेस खुलेंगे। पैसा नहीं था, सेविंग भी तो आएगी, लोगों ने पैसे कहाँ रखे होते थे, जेब में, घरों में छुपा के, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ही अमाउंट आएगा लेकिन आएगा तो सही, ठीक है। सेविंग भी तो आ रही है, सेविंग भी आ रही है, बैंक लोन भी दे रहा है, तो इनडायरेक्टली रूरल सोसाइटी डेवलप होगी या छोटे छोटे एरियाज डेवलप होंगे। ये इनकी थिंकिंग थी, ठीक है। इसलिए इन्होंने कर दिया नेशनलाइज। ये कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन से क्या बेनिफिट है,
जितनी भी सरकारी कंपनी सभी को भेज दो, प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दो, जो अभी चल रहा है। आपने देखा होगा हमारे कितने PSUs थे जो भी प्राइवेट कंट्रोल में है। एयर इंडिया, उसको तो कोई खरीद ही नहीं रहा था। हाँ, गवर्नमेंट का बर्डन कम हो रहा है ना, ठीक है। और प्राइवेटाइजेशन करके वो जो पैसा आ भी तो रहा है। मान लो आप एयर इंडिया जैसी कंपनी बेचते हो तो आपने कोई फ्री में थोड़ी बेची होगी, आपने कुछ तो लिया होगा ना। देखो मान लो 100% स्टेक सरकार के पास है, 50% रख लिए, 50% बेच दिए, हाँ ठीक है। इनडायरेक्टली हमारी शेयर होल्डिंग है वहाँ पे, लेकिन मैनेज प्राइवेट कर रहा है। मान लो इस कंपनी की वैल्यू है 6,000 करोड़, ठीक है। सरकार ने कहा कि मैं 50% शेयर होल्डिंग आपको दे देता हूँ, आप मुझे 3,000 करोड़ दे दो, ठीक है। तो 3,000 करोड़ सरकार क्या करेगी, वो कहीं पे भी यूज़ कर सकती है। मान लो कोई रेलवे का प्रोजेक्ट खोल देगी साइड पे, कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट खोल देगी, ठीक है। हाँ क्या कह रहे हो? ये एक टाइम दे दिया ना उसने, कंपनी की वैल्यू इतनी है, बाकी तो शेयर होल्डिंग है सरकार के पास, जो प्रॉफिट आएगा उसका शेयर भी तो मिलेगा, ठीक है। हाँ लेकिन इनडायरेक्टली क्या है कि शेयर कॉर्पोरेट के पास भी जा रहा है, ठीक है। इशू क्या है कि पहले जो लोग यहाँ पे सरकारी मुलाजिम थे वो सरकारी मुलाजिम नहीं है, प्राइवेट कंपनी उनको कभी भी निकाल सकती है। प्राइवेटाइजेशन से होगा क्या कि आप कंपनीज प्राइवेट कर रहे हो, प्राइवेट्स को बेच रहे हो, ये डिसइन्वेस्टमेंट, इनडायरेक्टली प्राइवेटाइजेशन नहीं डिसइन्वेस्टमेंट कहूँगा मैं। डिसइन्वेस्टमेंट अभी टर्म्स है जो उसके लिए यूज़ की जाती है जब आप अपनी कंपनी, सरकारी कंपनी जो है उसके शेयर्स आप डिसइन्वेस्ट कर रहे हो, आप दूसरी प्राइवेट कंपनी को दे रहे हो। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है कि आप लोकल बिजनेस को ग्रो करने दो, ठीक है। बिजनेसेस ग्रो करेंगे, हाँ हाँ एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। अगर बिजनेस ग्रो करेंगे तो क्या होगा, आधा आधा क्यों होता है बिजनेस में, थोड़ी आधा होता है बिजनेस में, सारा कॉर्पोरेट का, वो क्यों देगा आधा, वो टैक्स देगा आपको बस, हाँ। और उसमें भी जो स्टार्टअप्स होते हैं वो कितना टैक्स देते हैं, पहले कुछ साल कुछ भी नहीं, बहुत कंसेशन मिलती है स्टार्टअप्स को, पहले 8-10 साल तक कोई टैक्स नहीं होता, 5 साल तक तो बिल्कुल नहीं होता, हाँ 5 साल तक कोई टैक्स नहीं होता। आप बस ग्रो कीजिए, उसके बाद जब आप ग्रो कर लेंगे उसके बाद हमें टैक्स दे देना, ठीक है। तो इनका मानना था कि प्राइवेटाइजेशन होगी, प्राइवेट से क्या होता है, जॉब आती है, लोगों के पास जॉब्स आएंगी, लोग खुद ही ग्रो करेंगे। ये कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन आएगी तो प्राइवेटाइजेशन से क्या होगा, हाँ कैपिटल या रिसोर्सेज कुछ हाथ में चले जाएंगे, इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी। और सोशलिज्म तो कभी कहता ही नहीं कि इनइक्वालिटी बढ़े, सोशलिज्म का मेन फंडा ही है कि इक्वालिटी लेके आनी है। रिफ्ट इतनी ज़्यादा हो गई है कि फाइनली कांग्रेस 1969 में हो जाता है स्प्लिट, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ, ठीक है। ओ आ जाती है कामराज वाली और आर आ जाती है इंदिरा गांधी वाली। तो फाइनली स्प्लिट हो जाता है, लेकिन इनके पास ज़्यादा मेंबर रहते हैं और ये फिर भी पीएम बनी रहती हैं, ठीक है। इससे पहले हमने 1967 इलेक्शन देखा, 1967 में 8 स्टेट्स में बनती है सरकार अपोजिशन की, या और वहाँ पे इतनी इंस्टेबिलिटी होती है, कुछ बिहार जैसी स्टेट वहाँ पे 3 साल में 6-6 बार सरकार चेंज होती है। और वो होती क्यों है, बिकॉज ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग। क्या है हॉर्स ट्रेडिंग पॉलिटिक्स में, एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ा है ना। मान लो मैं आज जीता हूँ कांग्रेस से, मेरे को बीजेपी वाले कहते हैं जी हमारे साइड आ जाओ, एमपी बना दे, कोई मिनिस्टर बना देंगे आपको, आप वहाँ क्या कर रहे हो, वहाँ पे तो आपको कुछ वैसे भी नहीं मिलने वाला। देखो फॉर एग्जाम्पल 90 की असेंबली है, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है बिल्कुल, ठीक है। 60 कांग्रेस के पास होते हैं और 60 ज़्यादा हो जाएगा, 50-40 कर लेते हैं, ठीक है। ये कांग्रेस है,
ये बीजेपी है जो तब एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। इनके पास 50 है, इनके पास 40 है, 50 में से मैक्सिमम 10 मिनिस्टर बन सकते हैं, ठीक है। बाकी 40 क्या करेंगे, उनको थोड़ी मिनिस्ट्री मिलेगी, वो बस पार्लियामेंट में ही बैठेंगे, है ना, लेजिस्लेचर में। हाँ, इन 40 में से कोई 10 ऐसे होंगे जिनको कहा कि आप 10 ही आके यहाँ पे मिनिस्टर बन जाओ ना, ठीक है, उनकी सरकार गिर जाए, हमारी सरकार बन जाए, इनके पास नंबर्स भी ज़्यादा हो जाएंगे, इनकी सरकार भी बन जाएगी, इनको भी मिनिस्ट्री मिल जाएगी, ये भी खुश वो भी खुश, ठीक है। आज के टाइम पे तो नहीं पॉसिबल है, आज के टाइम पे तो एंटी डिफेक्शन लॉ है कि अगर आप एक पार्टी से जीते हो दूसरी पार्टी में चले गए तो आप तो असेंबली से ही निकाल दिए जाओगे। हाँ, प्रोसीजर होता है, जा ही नहीं सकते अभी, अभी कोई प्रोसीजर नहीं है, अभी नहीं जा सकते, ठीक है, लेकिन फिर भी जाते हैं। कोई नहीं आता, फिर वो मास शिफ्ट होता है, जैसे अभी चल रहा है एनसीपी के केस में, या शिवसेना, देखा होगा आपने, ये पूरा ग्रुप ही उठ के चले जाता है। मान लो इनके 40 एमएलए हैं, ये 30 उठ के चले गए, ये कहते हैं कि हम थोड़ी गए हैं, वही साइड पे रह गए हैं, उनको पकड़ो ना आप, उनको निकालो, हम तो गए ही नहीं है, हम तो मेजॉरिटी तो हमारे पास है, अब उनको पकड़ो वो साइड पे, उनको बाहर निकालो, ठीक है। आ रही समझ क्या सिचुएशन है। उस टाइम पे ऐसा कोई लॉ नहीं था। हाँ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, वही नहीं, ऐसी सिचुएशन नहीं है कि बनेगी नहीं, लेकिन कुछ एम्बिशियस लोग होंगे जो हमेशा रहते हैं, ठीक है, जिनको चाहिए पोजीशन, तो वो क्या करेंगे, वो जहाँ उनको फ़ायदा मिलेगा वहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। तो उस टाइम का एक फेमस स्लोगन था, आया राम गया राम। एक उस टाइम पे एमएलए था कोई हरियाणा का, तो कभी इधर जाता था कभी उधर जाता था, तो वो डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था, वो 10 दिन में कोई 10 बार शिफ्ट हो गया, तो वहाँ से वो थोड़ा उसका बन गया, आया राम गया राम, ठीक है। तो अभी सिचुएशन क्या है, हम यहाँ पे है, कांग्रेस R और कांग्रेस O। फाइनली इंदिरा गांधी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन डिवाइड हो चुकी है कांग्रेस, इनके पास मेजॉरिटी नहीं है। और ये जो 8 स्टेट्स में ये हारे थे, इनका एक रीज़न ये भी था कि प्रिंसेस जो थे वो कहीं ना कहीं अपोजिशन में शिफ्ट हो गए थे। प्रिंस पहले कांग्रेस के साथ थे। प्रिंस कौन है, प्रिंसली स्टेट के रूलर्स, ठीक है, जिनको कहा गया था कि आपके प्रिविलेजेस मेंटेन रखे जाएंगे, उनको दिया था प्राइवी पर्स, याद है ना। नहीं, प्राइवी पर्स का मतलब था कि आपको रिम्यूनरेशन मिलती रहेगी मंथली या साल का, हाँ, पैसे मिलते रहेंगे आपको आपकी मेंटेनेंस के लिए, वो था। हाँ, और वो भी था, टाइटल वगैरह भी था, इसमें सारा था, ठीक है। प्राइवी पर्स उनके पास था। अभी जब ये शिफ्ट हो गए हैं अपोजिशन की तरफ, इंदिरा गांधी कहती है कि इनको अब तो मैं कुछ देने नहीं वाली। इंदिरा गांधी लेके आती एक्ट एबोलिशन ऑफ प्राइवी पर्स, ठीक है। अब जो सरकार के पैसे खाता था, अब जाओ आप एबोलिशन ऑफ, हाँ, मतलब जिनको पहले मिलता था पैसा, जो प्रिंसेस थे, जो प्राइवी पर्स से पैसा लेते थे, अब ख़त्म, अब कोई पैसा नहीं जाएगा सरकार से आपको, ठीक है। तो एबोलिशन ऑफ प्राइवी पर्स आता है, लेकिन बिल पास नहीं हो पाता, मेजॉरिटी नहीं है राज्यसभा में, ठीक है। बिल पास नहीं हो पाता तो होता क्या है, ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस पता है ना, पता ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस आपको पता है? हाँ बोलो, तो भी याद है। नहीं, ऑर्डिनेंस का मतलब है कि आप बिना पार्लियामेंट के बिल पास कर रहे हो। इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट क्या करता है, जब असेंबली या पार्लियामेंट बैठी नहीं होती, उसका कोई भी हाउस सेशन में नहीं होता, तो प्रेसिडेंट ऑर्डर निकाल सकता है कि ऑर्डिनेंस के थ्रू कि ये काम ऐसे होगा, ठीक है। और इनडायरेक्टली है जो पार्लियामेंट कर सकती है वो काम, जो पावर पार्लियामेंट के पास है वो पावर प्रेसिडेंट यूज़ करता है, लेकिन अंडर आर्टिकल 123। लेकिन 6 महीने के बाद जब असेंबली या जब भी सेशन बैठेगा, 6 महीने मैक्सिमम टेनर है, इसके बाद तो बैठना ही बैठना है। लेकिन इससे पहले भी अगर कभी बैठेगा
तो फिर 6 वीक्स होंगे आपके पास जिसमें आपको डिसाइड करना है कि इसको पास करना है या फेल, मतलब इनडायरेक्टली 6 महीने के बाद असेंबली इसको फेल करना चाहे तो फेल कर सकती है। वही तो 6 महीने में क्या हुआ, 6 महीने में इन्होंने एबोलिश कर दिया, प्रिंसी सारे परेशान हो गए। और एबोलिश किया क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वीवी गिरी थे प्रेसिडेंट। और वीवी गिरी प्रेसिडेंट थे क्यों, हल्की सी स्टोरी इसकी भी है। जाकिर खान की डेथ हो जाती है जो हमारे प्रेसिडेंट थे, ठीक है। अभी कामराज जी चाहते हैं कि एन संजीवा रेड्डी बने। और क्यों बने प्रेसिडेंट? क्योंकि इंदिरा गांधी कोई भी बिल पास करेगी, ये साइन ही नहीं करेंगे तो पास कैसे होगा। हाँ, तो एन संजीवा रेड्डी बन जाएंगे तो साइन नहीं होंगे बिल, और बिल वैसे ही रह जाएंगे। ये चाहती थी वीवी गिरी बने, कोई ऐसा बंदा चाहिए जो मेरे बिल्स को रोके ना, क्योंकि इनके माइंड में जो काम थे वो बहुत ज़्यादा रेडिकल थे। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, ठीक है, 14 प्राइवेट बैंक इन्होंने नेशनलाइज कर दिए, और वो भी कहा कि 10 साल बाद पैसे दूंगी, ठीक है। बैंक्स अगर आपने अपने अंडर किए हैं तो उनको देना तो पड़ेगा ना, कुछ लोगों को इनके बैंक हैं, तो वो भी आज नहीं मिलेंगे, 10 साल बाद मिलेंगे, जाओ, ठीक है, बिल ही वैसा लेके आए। तो ये चाहती थी वीवी गिरी। और दूसरी तरफ जनसंघ, ये किसी थर्ड बंदे को चाहते थे। तो फाइनली अब कामराज जी चाहते हैं कि इनको तो बनना ही पड़ेगा एन संजीवा रेड्डी को, चाहे कुछ भी हो, अदरवाइज़ ये परेशान कर देगी इंदिरा गांधी, ये तो किसी की सुनती नहीं है बिल्कुल भी। तो फाइनली ये क्या करते हैं, ये जनसंघ को कहते हैं कि आप जिसको भी वोट करोगे, जो भी आपका मेंबर है, फर्स्ट वोट उसी को करना, सेकंड वोट आप एन संजीवा रेड्डी को करना। प्रेसिडेंट इलेक्शन पढ़ा होगा आपने, कैसे होता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन? उसमें प्रेफरेंस सिस्टम होता है, ठीक है। आप पहले प्रेफरेंस किसको देते हो, दूसरी प्रेफरेंस किसको देते हो, और तीसरी प्रेफरेंस किसको देते हो? जिसको सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस मिलती है वो बंदा बाहर। वो चाहती है कि पहले आप अपने को ही दो, ये चाहते हैं कामराज जी, पहले आप अपने को ही दो, लेकिन दूसरा आप हमारे बंदे को दे दो, ठीक है, ताकि ये तो बाहर हो ही हो, फिर जो भी बने वो बात की बात है, ये तो नहीं बनेंगे, ठीक है। और प्रेसिडेंट इलेक्शन के रूल क्या होते हैं? इशू करनी पड़ती है विप। विप का मतलब क्या है? मुझे पॉलिटी पढ़ानी पड़ रही है आपको, नहीं पढ़ा? हाँ, तो विप का मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टी एक मतलब संदेश जारी करती है, इनडायरेक्टली मैसेज देती है अपने मेंबर्स को कि आपको इस सिलेक्शन में इसको ही वोट करना है, ठीक है, और वो विप फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। तो फाइनली अगर विप, कांग्रेस तो एक ही है, अभी तक डिवाइड नहीं हुई, 1969 में डिवाइड हुई है, ये 67 की सिचुएशन है, ठीक है। विप लॉन्च कौन करेगा? कोई भी अगर लॉन्च करेगा तो एक ही होगी, यहाँ इंदिरा गांधी करेंगी, यहाँ कामराज जी करेंगे। तो कामराज जी उस टाइम पे स्टैच्यूर तो इनका काफ़ी ज़्यादा था, इंदिरा गांधी तो नई नई इंट्रोड्यूस हुई हैं, ठीक है। अगर इन्होंने विप लॉन्च कर दी तो सभी को वोट करना पड़ेगा, और वीवी गिरी वैसे ही साइड पे रह जाएंगे। तो फाइनली ये क्या करती है, इस इशू को पब्लिक कर देती हैं कि देखो ये तो जनसंघ के साथ मिले हुए हैं, जनसंघ के साथ मिलके ये साजिश रच रहे हैं, कोई भी इशू नहीं होगी, आपको जिसको वोट करना करो, मैं तो दे रही हूँ वीवी सिंह को, बाकी आपकी अपनी मर्जी। पीएम है वो वीवी गिरी को वोट दे रही हैं, तो जितने उनके सब वोटर थे, एमएलएज वगैरह, सभी वीवी गिरी को वोट करते हैं और वीवी गिरी जीत जाते हैं, ठीक है। फाइनली 1971 में असेंबली करती हैं डिसॉल्व और करवाती हैं अर्ली इलेक्शंस। अर्ली इलेक्शंस में होता क्या है, फिर से जीत जाती हैं, लड़ती हैं अगेंस्ट राज नारायण, ठीक है, राज नारायण के अगेंस्ट लड़ती हैं, और ये होता है काफ़ी कंट्रोवर्शियल। राज नारायण कर देते हैं केस कि इन्होंने फ्रॉड से जीता है, केस चला जाता है कोर्ट में, और फिर उसके बाद जो होता है वो हम करेंगे कल। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज आएंगी भी कल। एक तो प्राइवी पर्स वाला केस जो लड़ते हैं नानी एन पालकी वाला, उस टाइम के
समझ लो कपिल सिब्बल जो सारे केस लड़ते हैं, सभी हाई फाई केस जो भी लड़ते हैं, उस टाइम पे नानियन पालकीवाला का वो स्टेट्योर था, ठीक है। वो लड़ते हैं प्राइवी पर्स केस फ्रॉम द साइड ऑफ आई थिंक प्रिंसेस, ठीक है। और फिर राजनारायण केस में भी इंदिरा गांधी पे फ्रॉड का केस लगता है कि इन्होंने फ्रॉड से इलेक्शन जीती है। क्या मोशन? नॉन कॉन्फिडेंस, हाँ लगते थे, क्यों नहीं लगते थे। इनफैक्ट सबसे पहला नेहरू जी पे लगा था 1963 में, ठीक है। इन पे तो 3 बार लगे इंदिरा गांधी पे। लेकिन स्टेट्योर ठीक है ना, चाहे इंटरनली कांग्रेस में क्राइसिस है लेकिन फिर भी इनके पास मेजॉरिटी की सपोर्ट है, ठीक है। कांग्रेस उस टाइम पे 500 में से ऑलमोस्ट 400 सीटें लेके आ रही है। अगर 100-150 बंदा दूसरी साइड हो भी जाता है तो भी इनके पास मेजॉरिटी है, ठीक है। बाकी कल करते हैं।